So hello बच्चों पार्टी नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and केम छो welcome to SSP the finest and the easiest way to learn the concept the channel and the place so where you can feel the physics and then you realize that you are in इश्क मोहब्बत with the subject। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है बच्चा बिकॉज CUET के एग्जाम आपके सामने ही है और आज के इस वीडियो के अंदर हम 30 सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके CUET के फिजिक्स में गारंटेड आने वाले हैं वो करेंगे। सिर्फ टॉपिक ही नहीं करेंगे, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ हम बच्चा लोग इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। वैसे लगातार CUET के वन शॉट वीडियोस फिजिक्स के और केमिस्ट्री के चैनल पे लगातार आ रहे हैं। अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्हें आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में पिन किए गए वीडियो के लिंक को जरूर चेकआउट कर लेना या प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। वन शॉट के अंदर हम सेपरेट वीडियोस भी बना रहे हैं एंड साथ ही साथ ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए जहां पर ये वीडियो देखने के बाद आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ से फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है और किस पैटर्न के किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चा लोग तो सब्सक्राइब का बटन तो बनता है एंड साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जब भी हम आए तो आपको वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए, बच्चा मिल जाए। ये वो टॉपिक है गारंटेड टॉपिक में। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक से तो वी हैव द टॉपिक कूलम्स लॉ, गाउस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आइए इन्हें समझते हैं और इनके सवाल भी करेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट तो हम सिखा देंगे, वन शॉट में भी सिखा रहे हैं, यहाँ भी सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चा एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज CUET के एग्जाम में सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, आपकी इंग्लिश की भी टेस्ट है, जनरल टेस्ट भी है, डोमेन टेस्ट में आपका ये फिजिक्स हो जाएगा। तो इनके लिए आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के लिए आपकी और प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए बच्चा लोग एक बहुत ही प्यारा सा मॉक टेस्ट निकाला है जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये है हमारे प्यारे एप्लीकेशन क्लास 24 ऐप पर। तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर अभी के अभी और क्लास 24 ऐप फट से डाउनलोड करिए और फट से 499 रुपये का कोर्स परचेज करके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए अगर आप बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो। चलो अब कूलम्स लॉ की बात करते हैं। तो F इज इक्वल टू बच्चा लोग होता है K(Q1Q2/R²। इसी फॉर्मूला पर से सवाल आते हैं। K की वैल्यू आपको पता है दैट इज 9 × 10⁹। K को हम 1/4πε0 बोलते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में रखे हैं तो ε/ε0 दैट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू कैपिटल K, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये वो फॉर्मूले यूज होते हैं बच्चा जो आपके सामने जस्ट मैंने अभी भी लिखा। इसके साथ अगर वेक्टर फॉर्म की बात करो तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज बिकॉज ऑफ द सेकेंड चार्ज का फॉर्मूला बन जाता है K(Q1Q2) अपॉन में R12 का स्क्वायर एंड देन R12 का कैप। यहाँ पे R12 कैप की जगह पर बच्चा लोग R2 माइनस में R1 होता है। जैसे कि R12 का कैप का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन 1/2, तो जिस पर लगता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पर फाइंड क्या करना चाहता हूँ, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज F12 का मतलब यही है, तो पहले वाले पर दूसरे की वजह से, तो पहला पोजीशन वेक्टर आपको हमेशा पहले लिखना है जिस पर लगता है, ठीक है। और कैप कैसे निकालते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड, तो R1 माइनस में R2। ये हो गया आपका कूलम्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म। अगर किसी मीडियम में जाते हैं तो ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। अब σ0 की वैल्यू 8.85 10⁻12 याद रखेंगे तो बहुत काम की चीज़ है, ये आएगा तो आप सवाल कर पाएंगे। अभी आपको बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड K इज इक्वल टू 9 × 10⁹। थोड़ा नीट के लेवल भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं क्योंकि NTA ही से कंडक्ट करती है तो नीट के लेवल जैसा क्वेश्चन पूछती है। थोड़ा सा नीट से 10-20% लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब गाउस लॉ बच्चा लोग किसी भी क्लोज लूप के लिए लगता है और इसका जो फॉर्मूला होता है Q/ε0 होता है। यहाँ अलजेब्रिक सम करिए, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यू हैव टू टेक इट पॉजिटिव, अगर नेगेटिव चार्ज है तो यू हैव टू टेक इट नेगेटिव। तो ये आपका गाउस लॉ है, हमेशा क्लोज लूप के लिए ही लगता है। गाउस लॉ से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, एक साइड से एक क्लोज है और इसके इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर रखा हुआ है एक चार्ज, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं कि सर जीरो, क्यों, क्योंकि सर ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप नहीं है तो जीरो गलत आंसर है। क्लोज लूप नहीं होने की वजह से हम यहाँ पर गाउस लॉ नहीं लगा सकते, लेकिन फ्लक्स नहीं निकलेगा, ये गलत बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लक्स का सही मतलब होता है कि चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को कट कर रही है कि नहीं, तो आंसर है हाँ, इधर तो जा ही रही है। तो ऐसे सवालों को डील करने के लिए आपने क्या करना है, इमेजिन करिए कि अगर ये इस तरीके से पूरी तरह से क्लोज होता ऐसे, तो चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाते, तो जो पूरा आंसर होता इससे रिलेटेड वो आपका Q/ε0 होता पूरा। लेकिन ये पोर्शन है नहीं, इसका मतलब आधा आधा,
तो जो सही आंसर है इसका ठीक आधा है, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रखिएगा बच्चा, जब भी आप गाउस लॉ लगाएं तो क्लोज लूप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कूलम्स लॉ नहीं लग सकता है, गाउस लॉ नहीं लग सकता है। तो आप उसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, उतना ही सिमेट्री में आधा शेप और इमेजिन करके आंसर आप जनरेट कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, और अगर यही नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, अंदर की तरफ। ये है डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज बच्चा लोग, करेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फॉर्मूले होते हैं E = F/Q, E = KQ/R²। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अगर आप मेरे वन शॉट में एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने पूरा का पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला कराया, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ और कमेंट में पिन करता हूँ, उससे भी जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। बहुत सारे सवाल आपके बनने लगेंगे अगर आप सारे फॉर्मूले को माइंड में रखते हो तो। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अभी आप ये कर सकते हो कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, डाइपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ हमने वन शॉट में कराए हुए हैं, राइट। अब इनके सवाल भी देखेंगे बच्चा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट ऐसा सिखाऊंगा जिससे आप मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन हो बना भी सकते हो और उसका आंसर भी ला सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल Q, और इससे बच्चा लोग इन्फिनिटी पर यहाँ पर एक चार्ज है, मुझे इनफाइनाइट से इसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आना है जो कि कैपिटल Q चार्ज से R जितने डिस्टेंस पर है एक्सटर्नल वर्क के थ्रू। तो जब हम एक्सटर्नल वर्क डन निकालते हैं वही बच्चा हमारे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, और उसका फॉर्मूला होता है कौन से चार्ज को आप लेके आ रहे हो एंड देन VF माइनस में VI। अब VF का मतलब क्या हुआ, फाइनल पोटेंशियल। इसकी वजह से दिस इज गोइंग टू बी KQ/r एंड इनिशियली इट वाज एट इन्फिनिटी, तो खैर ये तो आपका जीरो ही है। जितना काम आप एक्सटर्नल कर रहे हो वही काम कंजर्वेटिव फील्ड के थ्रू होता। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ छोड़ दूं, इस चार्ज को यहाँ छोड़ देता हूँ, तो ये चार्ज इसकी वजह से रिपेल होते हुए यहाँ जाएगा। यानी अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स, और फोर्स रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स माना जाता है। इसीलिए आंसर तो वही आएगा, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है दैट इज माइनस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू होने वाला वर्क डन। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल एजेंसी से जो वर्क डन मिलता है उसका फॉर्मूला ये है, और अगर आपको कंजर्वेटिव बोल दे तो जो भी आंसर यहाँ पर आता है स्मॉल q को दौड़ाने के बाद, तो कंजर्वेटिव और एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। इस फॉर्मूले से आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। अब यहाँ से देखो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता चल जा रहा है KQ/R, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी पता चल जा रहा है Q × V, ठीक है, और V की जगह पर क्या है KQ/R, तो पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया। लेकिन ध्यान रखिएगा सिंगल पोटेंशियल एनर्जी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होती है। कंबाइंड फॉर्म का क्या मतलब होता है, वो हमेशा रेफरेंस के साथ होता है कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, इसके रिस्पेक्ट में कितना है। जैसे कि मैं इसको फेंक रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो ये पहले यहाँ पर है, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 0, फिर यहाँ पर किसी हाइट पर चला गया तब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अलग है। तो हम जैसे कहते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी mgh, रियलिटी में वो mgh नहीं होता, वो होता है mgh माइनस में 0। यानी कि हम पोटेंशियल एनर्जी कह तो रहे हैं mgh, बट असलियत में वो mgh माइनस 0 है, मतलब कि 0 इनिशियल वैल्यू था, रेफरेंस लिया गया है, हमेशा डिफरेंस होता है। चलिए, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला और याद रख लीजिए, बहुत काम की चीज़ है, दैट इज Vp। यानी अगर मान लो कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपके पास 2 पॉइंट है, एक P है और एक Q है, तो Vp माइनस में जो VQ होता है दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट में dr होता है, जहाँ पर E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और dr बच्चा लोग आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चलो अब हम सवाल करते हैं। देखिए पहला सवाल है, 2 पॉइंट चार्ज है Q और माइनस Q आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। एक 25% चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर टू B। A से B पे 25% चले गए, तो A पे बचा कितना है 75/100 कैपिटल Q। B पे ऑलरेडी आपका माइनस Q था, तो माइनस Q है ही, और उस पर 25% आ गए, यानी 25/100, ठीक कितना हो गया 75Q/100। अब दोनों को देखिए ध्यान से, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, तिया 75 चौके 100, तो F = K Q/R² कर दो, तो पता चल जा रहा है साफ साफ 3 × 2 = 3 9,
4 इंटू 4 16, यानी जो करेक्ट आंसर है वो है 9f/16। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। ये नीट में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से देखोगे, बहुत प्यारा सवाल है ये। तो पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ऐसे लटके हुए हैं और यहाँ पर y डिस्टेंस और यहाँ पर r है और कुछ एंगल यहाँ बनेगा, सपोज एंगल थीटा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर लटकने वाले क्वेश्चन में tan थीटा बराबर mg लगता है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो समझ लीजिए। रस्सी में हमेशा कौन सा फोर्स है? टेंशन फोर्स है। ये थीटा है बच्चा पार्टी, तो ये थीटा हो जाएगा और थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो आपका t cos थीटा। इस तरफ देखिए क्या होगा, ये cos है तो फिर अगेंस्ट में क्या होता है? sin थीटा। इन दोनों ही बॉल के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, मतलब कि यहाँ पर F है और नीचे की तरफ क्या है? mg। ऐसे दिमाग में कर लो, t cos थीटा बराबर mg एंड F इक्वल्स टू t sin थीटा। तो साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो tan थीटा बचेगा F और mg, यानी हमारा इक्वेशन क्या बना? tan थीटा बराबर में F अपॉन में mg। और दूसरा, इस सिचुएशन में जहां पर हमने क्लैंपिंग करी है, मतलब कि इसको ऐसे रस्सी को नीचे ला करके ऐसे बांध दिए, सवाल पढ़िए तो यहाँ पर बोल रहा है क्लैंप किया हुआ, ऐसे बांध दिया है, तो ये डिस्टेंस y/2 हो गया, तो जाहिर सी बात है ये एंगल चेंज हो जाएगा। सपोज ये tan थीटा डैश है, तो tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन में mg, और अब हम यहाँ लिख देंगे tan थीटा डैश इज इक्वल टू F डैश अपॉन में mg, क्योंकि मास तो वही है, दोनों को डिवाइड करते हैं। सो tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इज इक्वल टू बच्चा लोग F अपॉन में mg। चलिए tan थीटा की जगह पर देखिए क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी r/2 अपॉन y, तो tan थीटा की जगह पर हो गया r/2y, और बच्चा लोग tan थीटा डैश की जगह पर है r/2 एंड देन y/2, यानी बेसिकली r अपॉन में y, तो ये हुआ r अपॉन में y। r ने r को मारा, इसने इसको मार दिया, और यहाँ क्या चल रहा था? ये आपका आता है f अपॉन में f डैश, ठीक है, तो ये हुआ f अपॉन में f डैश, यानी f डैश बेसिकली किसके बराबर हो गया बच्चा? 2f, और f डैश क्या होगा? kq का स्क्वायर अपॉन में r डैश का स्क्वायर, ये हुआ kq का स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, तो kq स्क्वायर से kq स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 2 है ही, तो r डैश बराबर क्या आ गया? r/√2। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है, जैसा कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस माइनस 3 × 10⁻⁶ कूलम, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर, डू नॉट यूज दिस। अब यहाँ पर डाइपोल है, डाइपोल का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव सेम, दिख भी रहा है, तो ये नेट ही जीरो हो गया। अभी जब आपका सिग्मा क्यू ही जीरो हो गया तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, तो आंसर है 0। अगले सवाल पर चलते हैं बच्चा। 2 पैरेलल इन्फिनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक का प्लस लैम्डा दूसरे का माइनस लैम्डा, और दोनों के बीच में सेपरेशन है 2r का, मिडवे पर पूछ रहा है, मतलब एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये आपका हो गया 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। क्यों? क्योंकि प्लेट की वजह से मिलता है 2k लैम्डा बाई r, और दूसरे के लिए भी मिलेगा 2k लैम्डा बाई r, यानी ये हुआ 4k लैम्डा बाई r। सर k कहाँ गया? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, तो आंसर आया लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन r। सो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन r। ऑल राइट बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ देखिए क्या बोलता है, डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव, ये किस दिशा में मूव करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है, अब अगर ये प्लस है तो प्लस प्लस रिपेल करेगा, मतलब जाएगा तो राइट साइड में, तो राइट वाला कौन सा ऑप्शन है? लेफ्ट है, गलत है, ये हो सकता है, ये गलत है, ये भी हो सकता है। अब बच्चा ये आपको पता होना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो एज पर द फॉर्मूला U बराबर में Q इंटू वी, मेरी जान बच्चा लोग, तुम्हारा V डिक्रीज तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, मतलब इन द राइट साइड विथ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टुवर्ड्स द राइट एज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, एंड ये इंक्रीज है इसलिए गलत है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या सीखा आपने यहाँ पे कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, हमेशा पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज होता है।
तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट। तो इक्वेटर पर जाते हैं तो kp बाई आर क्यूब होता है। तो kp बाई आर क्यूब, k के जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, kp बाई आर क्यूब। नेक्स्ट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में ये दो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल एंड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो सबसे पहले सीरीज एंड पैरेलल की कहानी समझिए। मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इसी में, समझ ही नहीं पाते सीरीज कब पैरेलल कब। बाबा एसएसपी से पहले मिले होते बच्चा लोग तो फिजिक्स के साथ प्यार हो जाता, बट कोई बात नहीं, लेट मिले हो दिक्कत नहीं है, अभी भी प्यार करवा देंगे। देखिए सीरीज की कहानी होती है कि प्लेट्स है ना, एक ही एंडिंग जो होता है कनेक्टेड होता है। देखो यहाँ पर इसका राइट इसका लेफ्ट कनेक्टेड है, बाकी दूसरे प्लेट्स का और पहले प्लेट्स का कुछ टर्मिनल्स जो है बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो सीरीज की सबसे खास बात होती है कि सिर्फ एक साइड का प्लेट इंटरनली कनेक्टेड होता है, एंड करंट को फ्लो होने के लिए वी हैव अ सिंगल पाथ। इसमें बच्चा चार्ज हमेशा सेम लिया जाता है क्योंकि करंट सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है डिफरेंट रहता है। तो पीडी हमेशा डिफरेंट रहता है इसके अंदर, और जो फॉर्मूला लगता है वह 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2 वाला लगता है, ये इक्वेशन लगता है। वहीं अगर हम पैरेलल की खास चीज़ें देखें तो पैरेलल में आप ध्यान दीजिएगा बच्चा, तो दोनों ही प्लेट आपस में कनेक्टेड है। यस और नो? यस सर, साफ साफ दिख रहा है दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है। और फिर यहाँ कहीं पर जाकर के बैटरी कनेक्टेड होती है, ये रहा बैटरी का प्लस और ये रहा बैटरी का माइनस। तो थोड़ा सा इसे इंक्रीज करते हैं, हियर वी गो। तो ये है आपका कैपेसिटर C1 एंड दिस इज C2, और इसके अंदर जो C इक्विवेलेंट लगता है वो है आपका C1 प्लस में C2, डायरेक्ट प्लस होता है। इसमें आप देखिए तो पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल विल बी सेम, और जो चार्ज है बच्चा लोग वो डिफरेंट होगा। अब ऐसा क्यों? उसका रीज़न है यहाँ से करंट जो भी चल रही है यहाँ से अलग पास होगी और यहाँ से अलग पास होगी। तो अगर करंट ही डिफरेंट हो गया तो ऑब्वियसली चार्ज भी डिफरेंट होगा। सो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल इज कि इसमें सिर्फ एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है, बट इफ यू सी पैरेलल में लेफ्ट लेफ्ट के साथ कनेक्ट है, राइट राइट के साथ कनेक्ट है। सो व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज सेड टू बी द पैरेलल कॉम्बिनेशन, and when one plate, only one plate of the capacitor is connected with each other, that is said to be the series combination. And at the same time, if you have to remember the formula as well, series and then parallel. एक और प्यारा सा शॉर्टकट याद रखा करो, मैं हमेशा कहता हूँ मम्मी का फॉर्मूला यूज़ करो। whenever the two capacitors are there, kindly use this equation, it will save your time. मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन है, सो मम्मी माँ MA C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। बोलोगे सर ये क्या है, तो माँ से मोहब्बत करते हो तो बस हो गया M/A। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एनर्जी। बच्चा कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वैसे 2-3 इक्वेशन है। तो ये कैपेसिटर को V वोल्टेज के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो इसकी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर हाफ CV² होता है और Q²/2C होता है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते। मैक्सिमम क्वेश्चन एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर होता है जिसका एक मैं प्यारा सा ट्रिक देता हूँ। जैसे मान लो ये कैपेसिटर है, यहाँ पर एक बैटरी है, ये कैपेसिटर C अमाउंट का सपोज कुछ भी इसकी वैल्यू है। बाद में हमने इसी कैपेसिटर को C1 को किसी दूसरे C2 अमाउंट के कैपेसिटर के साथ जोड़ा। इनिशियली इट वॉज अनचार्ज, ये चार्ज हुआ V वोल्टेज की बैटरी के साथ, फिर बैटरी को हटाया दूसरे कैपेसिटर को लाया। तो एनर्जी लॉस क्या हुआ, परसेंटेज चेंज क्या हुआ, वो निकालने के लिए एनर्जी लॉस का एक मस्त फॉर्मूला है जिससे आपका पूरा समय बच जाएगा। 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड देन V1 माइनस में V2 का होल स्क्वायर, ये आप यूज कर लीजिए। डिवाइडेड बाई अगर इनिशियल वाली जो एनर्जी है इनटू आप 100 कर देंगे ना बाबू लोग, तो ये आपका परसेंटेज एनर्जी लॉस निकल जाएगा। विद दिस इक्वेशन आप कोई भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, इट्स माय गारंटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका जो थिकनेस है वो D/2 है। थिकनेस कितना है? D/2 है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है K = 4 का। रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस। सबसे पहले तो कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच में जब स्लैब हो और स्लैब की थिकनेस
थिकनेस डिस्टेंस से कम हो, then kindly use this equation which is a epsilon naught upon d minus t thickness d by 2 plus t by k यानी d by 2 into 4 because k is what, that is this 4. चलिए तो ये हो गया बच्चा लोग a epsilon naught upon d by 2 plus d by 8, यानी इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 16 a epsilon naught upon में 10 d, तो 2 अट्ठे 16 2 पंचे 10 8/5, बिकॉज अगर मैं इसे ओरिजिनल वाली वैल्यू के साथ डिवाइड भी कर दूं तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी एप्सिलॉन नॉट बाई डी कटना ही वाला है, तो आंसर आपका आ जाएगा 8:5. चलिए कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर हैज मीडियम 6 माइक्रोफैराड. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैपेसिटेंस बिकम्स 30, यानी सी डैश आपका 30 है, सी डैश इज इक्वल टू सी के, ये आपका 6 है, तो कैपिटल के आपका आ गया बच्चा लोग 5. अब क्या पूछता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो अपसलान बराबर में 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसको अगर मैं 9 कंसिडर करूं तो 9 × 45 इंटू 10⁻⁻12. तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों ही हो सकते हैं, तो इसे मैं कह सकता हूँ 0.44 10⁻⁻10. यस, ऑप्शन नंबर बी. देख रहे हैं बच्चे कैलकुलेशन में फंसते हैं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन से भी आप आंसर का पता लगा सकते हो, बिकॉज ये 9 है, तो 9 इंटू 5 45, यही आंसर आ रहा है. अगले सवाल पर चलते हैं. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग चार्ज क्यू एंड एरिया ए इज. ये क्रिटिकल क्वेश्चन है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर. फोर्स की बात कर रहा है ना, तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स आपका W मतलब एनर्जी, तो एनर्जी 1/2 CV का स्क्वायर, या Q के फॉर्म में लिखना है तो Q के फॉर्म में लिख लो, Q²/2C डिवाइडेड बाई D. ये देखिए बच्चा, C के जगह पर हमने लिखा A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू D, कट गया, तो ये आंसर आता है Q²/2A एप्सिलॉन नॉट. मतलब यहाँ पर डिस्टेंस कहीं मैटर ही नहीं कर रहा, तो अगर डिस्टेंस मैटर ही नहीं कर रहा तो ये आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ये देखिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो सबसे पहले यहाँ से जो करंट चलेगा वो बेचारा यहाँ के कंफ्यूज हो जाएगा कि बाबू लोग हम यहाँ से चलें कि यहाँ से चलें. तो करंटवा को इतना नॉलेज है कि अगर यहाँ से जाएंगे तो कैपेसिटर आएगा और कैपेसिटर रास्ते में कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, लेकिन ये है बच्चा प्लेन वायर, ये कौनो रेजिस्टेंस ज़्यादा खास ऑफर नहीं कर रहा, तो ऐसे सिचुएशन में करंटवा पूरी तरह से यहाँ से पास होगा, तो एकरा कोनो मतलब नहीं है, तो ई दोनों बन जाएगा तुम्हारा पैरेलल और आंसर हो जाएगा 2C. लूसी नहीं, सॉरी 2C. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चा लोग ये रहा, नीट का पूछा हुआ ये सवाल लग रहा है 2021 का. एंड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म एरिया, ये देखिए वेरिएबल है, वेरिएबल में सीधा लास्ट का पढ़ा करो. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV² या फिर 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट इंटू AD. कैसे कहा मैंने, क्योंकि जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर होता है वो 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट होता है, और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है बच्चा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, समझ रहे हो बाबू, तो एनर्जिया चाहिए ना तोहरा के, तो AD यहाँ ना आ जाएगा, तो 1/2 E² एप्सिलॉन नॉट एंड देन A इंटू D. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा सवाल है. यहाँ देख के पता चल रहा है कि पहले ये इसके साथ कनेक्टेड है, मतलब कैपेसिटर को इतनी एनर्जी मिल रही है, मतलब 1/2 CV1 का स्क्वायर. हाँ, CV1 का स्क्वायर, C1 और उसकी कुछ वैल्यू दी है क्या, नहीं दिया है. ठीक है, पहले ये यहाँ है तो 1/2 C1V का स्क्वायर. बाद में बच्चा लोग ये यहाँ कनेक्टेड है, तो अगर ये यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया, अब ये आ गया, ये तो वही कहानी हो गई 1/2 C1 C2 वाली. पूछा क्या, व्हाट विल बी द परसेंटेज लॉस, सीधा फॉर्मूला लगाइए 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2
फिर v का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 C1 v का स्क्वायर। बाबू लोग क्या कट जाएगा? दोनों का अमाउंट सेम है क्या? ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, देखिए इक्वल कैपेसिटेंस, तभी हम सोचे वैल्यू दिया क्यों नहीं है, कोई बात नहीं, इक्वल कैपेसिटेंस हो गया। तो 1/2 CV1 का स्क्वायर, 1/2 CV1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बचता है बच्चा लोग C और यहाँ पर बचता है 2C, C से C कट जाएगा, 100/2 यानी कि 50%, क्योंकि यहाँ पर इंटू में आप 100% भी तो कर रहे हैं परसेंटेज लॉस के लिए। सो द आंसर वुड बी 50%। चलिए अगले पर चलते हैं। अब अगला टॉपिक हम करेंगे बच्चा लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक है यहाँ पर KCL KVL, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटेड। फिर गैल्वेनोमीटर, मीटर एज एमीटर, गैल्वेनोमीटर मीटर एज वोल्टमीटर, एंड उससे रिलेटेड सवाल हमें करने हैं सर्किट प्रॉब्लम से। सबसे पहले सर्किट प्रॉब्लम को डील करने का सबसे अच्छा तरीका, तो मैं आपको एक सर्किट ही बना करके बता रहा हूँ कि किरचॉफ रूल को कैसे अप्लाई करोगे आप। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें से करंट चल रहा है I, ये वोल्टेज V1 का, ये वोल्टेज V2 का, ये रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए बच्चा तो सबसे पहले आप ये देखो यार डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में जहाँ से करंट रेजिस्टेंस से एंट्री लेता है वो प्लस, जहाँ से निकले माइनस, ऐसे घूमते हुए यहाँ से एंट्री लेगा ये प्लस ये माइनस। बैटरी का बड़ा डंडा देख के प्लस करिए, छोटा डंडा देख के माइनस, छोटा डंडा माइनस, बैटरी का बड़ा डंडा करके क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। अब आप इसमें चलिए, तो देखिए अगर हम ऐसे चल रहे हैं, चलने की दिशा को आप चेंज मत करिए, एक बार जो आपने सिलेक्ट कर लिया तो फिर उसे चेंज नहीं करना है, लाइक सलमान खान की तरह, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना। तो अगर आपने क्लॉकवाइज ले लिया है तो क्लॉकवाइज ही लेना है, यानी इधर गए तो माइनस में IR1, क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस का वोल्टेज यही है। फिर इधर गए तो प्लस में V2, फिर इधर आए तो माइनस में IR2, फिर इधर आए तो माइनस में V1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका KVL है, पढ़े भी होंगे बोर्ड एग्जाम में। और अगर मान लीजिए हम KCL अप्लाई करते हैं, यहाँ से करंट चल रही है I, यहाँ से चल रहा है I1, यहाँ से चल रहा है I2, तो जंक्शन पे हमेशा ये रूल फॉलो होता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो जो इनकमिंग करंट है दैट इज I, आउटगोइंग करंट है I1 एंड देन I2, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। यहाँ लगता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर एप्लीकेबल है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और यहाँ ऑलराइट बच्चा, तो हम बात कर रहे थे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है के अंदर, ये लगता है आप लोगों का किरचॉफ्स के करंट रूल में, और लगता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके KVL में यानी कि वोल्टेज रूल में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे हम सभी इंस्ट्रूमेंट की, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आप लोगों का वेस्टर्न ब्रिज। तो वेस्टर्न ब्रिज के लिए बच्चा ये डायग्राम आपके माइंड में तो दूर दूर तक गायब नहीं होगा, दूर दूर तक बोल रहा हूँ। ये इस तरीके से रेजिस्टेंस रहता है, ये आपका R1, ये R2, ये आपका R3 है ना, ये आप लोगों का R4, बीच में बच्चों यहाँ रहता है गैल्वेनोमीटर। और अगर ये बैलेंस्ड है, अगर नहीं ये 100% बैलेंस्ड रहता है तो इसमें से करंट पास नहीं होती। तो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है R3 अपॉन में R4। दिस इज पार्ट A। बस अब ये नीचे वाले हिस्से को हटा दीजिए तो ये वेस्टर्न ब्रिज बन जाता है। और वेस्टर्न ब्रिज का जो फॉर्मूला होता है वो R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में 100 माइनस में L1 लगता है। अभी हम इसके सवाल करेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया भी आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आपने सब मुझसे पढ़ा भी है। फिर आता है पार्ट C में पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन याद रखो, K बराबर में V अपॉन में L, जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। दूसरा होता है इसमें कंपैरिजन, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। और तीसरे नंबर पर जो बच्चा आती है बात वो ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है। सो कैपिटल R L1 अपॉन L2 माइनस में 1। सो दीज आर द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कहानी जहाँ से सवाल बनते हैं। अब कैसे क्वेश्चंस आपको नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग्स ऑफ वोल्टमीटर्स एंड द एमीटर्स विल बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एमीटर का रीडिंग निकालने के लिए करंट निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू V बाई आर। हमारा सूज दे दोगे शुक्ला? तो V बाई आर करोगे बच्चा लोग तो 10 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1। तो इसका रीडिंग आ गया 1। और अगर वोल्टेज निकालने जाइएगा तो V बराबर में IR, तो 10 इंटू 1 ये आपका हो गया 10 वोल्टेज।
तो 10 वोल्टेज एंड 1 एम्पियर, 10 वोल्टेज एंड 1 एम्पियर। इसे ध्यान से देखिए, ये वोल्टमीटर के साथ ना बच्चा यहाँ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया है। जब भी किसी वोल्टमीटर के साथ सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगाया जाता है तो एक चीज कंफर्म हो जाती है कि वो सीरीज में रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहां से पास होता है। इट्स अ कॉन्सेप्ट कि जब हम एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस लगाया जाता है ना, और वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसका ठीक उल्टा हम एमीटर में करते हैं। एमीटर में हम क्या लगाते हैं, शंट लगाते हैं। शंट की वैल्यू क्या होती है, कम से कम रखी जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाती है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ से चलने वाले पॉजिटिव टर्मिनल से जो पूरा अमाउंट का करंट है बाबू, वो यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी तो करंट ऐसे ही तो फ्लो हुआ और सर्किट देखिए बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी भी 10 वोल्टेज रीडिंग ये वोल्टमीटर देगा और 1 एम्पियर देगा। इसका मतलब है V1 इक्वल्स टू V2 एंड I1 इक्वल्स टू I2। तो आपका जो करेक्ट आंसर निकल करके सामने आ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चा लोग। यहाँ पूछ रहा है ABC वोल्टमीटर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R है, ये रेजिस्टेंस R है, ये आपका 1.5R है और ये आपका 3R है। आपसे क्या कहता है, व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन X एंड Y, तो बोलता है इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो ऐसे तो पता चल जा रहा है कि ये दोनों डिफरेंट ही होंगे, लेकिन जरा हम इनको देख लेते हैं। इनके वोल्टेज सेम होने चाहिए, B और C का सेम होना चाहिए, तो B और C का सेम होना चाहिए, लेकिन क्या इसके बराबर होना चाहिए, वो चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पैरेलल में है। तो आपका जो आंसर है वो या तो A या तो B हो सकता है। तो थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं, बिकॉज दीज टू कैपेसिटर रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। सो पैरेलल में हम लगाते हैं मम्मी, तो 1.5R इंटू 3R अपॉन 3 और 1 4 4.5 4.5 एंड देन R का स्क्वायर। 15 तो यहाँ 45 बच्चा, ये 3 से 3 कट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन, यहाँ पर सिर्फ R रहना चाहिए। ठीक है, तो ये R से ये भी कट गया, यानी इसका आंसर आ रहा है R। अब जरा समझ करके देखो कि इसका रेजिस्टेंस भी R है और इन दोनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस भी R है, तो जितना वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ होगा ना उतना ही वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे भी होगा। यानी B और C तो सेम थे लेकिन A भी सेम है। क्यों, क्योंकि इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस इसके बराबर है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये नहीं, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज R ओम। तो R ओम रेजिस्टेंस है इफ इट इज मेल्टेड इन स्ट्रेच टू n टाइम्स। तो बच्चा ये तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, वायर को जब भी खींचते हैं तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा n2R के हिसाब से चेंज होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन के लिए तो हम पेन भी नहीं उठाएंगे, डायरेक्टली आपको टेक्निक सिखाते हैं। बैटरी के प्लस से चलने वाली करंट ऐसे चलेगी, यहाँ से भी चलने वाली करंट इसी तरह से चलेगी, क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन ऑफ करंट सेम दिशा में है। तो हम बैटरी के वोल्टेज को प्लस कर देंगे, तो 4 और 2 6 हो गया, 6 के बटे में 4 1 5 1 6, 6/6 यानी कि 1। सो द आंसर इज 1 एम्पियर। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर हमें वोल्टेज किरचॉफ रूल अप्लाई करना है। तो चलिए क्या सिखाया था, करंट के डायरेक्शन को देख के प्लस माइनस करो। करंट यहां से एंट्री लिया इसलिए प्लस, और यहां से बच्चा लोग निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, ये माइनस, ये प्लस। फिर ये करंट देखिए ऐसे और ऐसे हुआ। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है तो कर लीजिए, आप ऐसे मूव करिए इस तरह से, फिर इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो -I2R2 -I2R2 माइनस में E2, ये देखिए ये लग रहा है। फिर उसके बाद प्लस E3 तो माइनस आ गया, और फिर यहाँ पे प्लस तो ये माइनस आ गया, मतलब यही आपका आंसर है। सर बट आपका तो अपोजिट आ रहा था, x + y = 0 कहो या -x - y = 0 कहो, दोनों एक बात है या अलग अलग? सर दोनों एक ही बात है, माइनस कॉमन करिएगा तो फिर से यही आंसर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्टेज सेल विच गिव्स अ करंट ऑफ 0.2। तो करंट आपका होता है I = V/R। तो V आपका 2.1 है, रेजिस्टेंस कैपिटल R आपका 10 है, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस हमें चाहिए था। ये देखिए इसे कट करेंगे बच्चा लोग तो कितना हो गया, 20 प्लस में 2R = 21। तो 2R = 1, सो R = 0.5। सो द आंसर इज 0.5 ओम। ओके, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है,
इन अ पोटेंशियोमीटर सर्किट सेल ऑफ 1.5 गिव्स अ बैलेंस। देखिए यहाँ पर क्लियर कट फॉर्मूला E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। तो E1 आपका पहले 1.5 है, बाद में जो है वो 2.5 है, एंड वी हैव L1 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 36, तो हमें L2 चाहिए। तो L2 बराबर 5 के 15 5 25 36 पंजे 130 80 बटे में 3 यानी कि 60 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर के पोजीशन को चेंज करके यहाँ ले आए और अगर मैं इसे लेकर के यहाँ आऊँ तो क्या रिलेशन चेंज हो जाएगा? लाइक अगर इनिशियली रिलेशन P अपॉन क्यू इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2 है, so will it going to be change if we change the position of galvanometer to the voltmeter? So the answer is no. क्यों? क्योंकि इसका पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा। पॉइंटर चेंज होने के साथ ही ये डिस्टेंस चेंज होते हैं। अगर पॉइंटर ही चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रहा, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। जो आपका P बाई क्यू इज इक्वल टू L1 बाई L2 है वो रिलेशन एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए इसी चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगले सवाल पर चलते हैं। अब आएंगे हम अब अगले चैप्टर के अंदर। सारे 30 टॉपिक इंपॉर्टेंट और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन आपके सामने होते जा रहा है। अब मैग्नेटिज्म में एंट्री मारते हैं बच्चा। यहाँ पर देखिए अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल है और सेगमेंट ऑफ द वायर है। इनके सवाल आपके CUET में गारंटी टिक के लीजिए आएगा। सबसे पहले धरती माता के मैग्नेटिज्म को समझ लेते हैं। धरती माता इस तरीके से खूबसूरत सी गोल होती है। यहाँ जियोग्राफिक नॉर्थ होता है, यहाँ बच्चा आपका जियोग्राफिक साउथ होता है, ये आपकी होती है मैग्नेटिक साउथ, ये आपकी होती है मैग्नेटिक नॉर्थ। इससे निकलने वाले प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन, इससे निकलने वाले प्लेन को जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है, राइट। ये आपका पोल और ये जो लाइन है वो आपका इक्वेटर, ये जियोग्राफिक इक्वेटर, ये जियोग्राफिक पोल, ये है आपका मैग्नेटिक इक्वेटर। और अगर हम ऐसे कर दें ये आपका मैग्नेटिक पोल, और अगर हम ऐसे चले जाएं तो ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर हो जाएगा। ठीक है बच्चा। अच्छा, अर्थ मैग्नेटिज्म में ये जो लाइन होती है, इससे निकलने वाली जो प्लेन होती है जिसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन कह रहे हैं, उस मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर धरती माता की मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाया है उसे हम मैग्नेटिक डिप एंगल कहते हैं। तो अगर आपका ये B है तो ये आपका BH है, और ये वाला कंपोनेंट आपका BV है, यानी BH की जो वैल्यू आ रही है वो आपका B cos phi है, और जो BV की वैल्यू है वो आपके लिए B sin phi है। दोनों को डिवाइड करेंगे, सो tan phi इज इक्वल टू BV अपॉन में BH, सो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स BV अपॉन में BH। और अगर हम रिजल्टेंट वैल्यू देखें तो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ BH का स्क्वायर प्लस में BV का स्क्वायर। ये आपको रिलेशन याद रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बच्चा कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल से √3 टाइम्स है तो फाई बताओ, तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं। या आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, BH पता हो, BV निकालना हो, आप इस इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए। इसके साथ अगर मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ दो और प्लेन हो, एक यहाँ पर इस तरीके से और दूसरी कुछ इस तरीके से, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का हो, तो एक आपका फाई होगा, दूसरा आपका 90 माइनस फाई होगा। इन शॉर्ट अगर किसी मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ दो प्लेन हो तो इनके जो डिप एंगल के रिलेशन होते हैं ना वो ये रहते हैं, कॉट स्क्वायर फाई 1 प्लस में बच्चा कॉट स्क्वायर फाई 2। प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन, दिस विल हेल्प यू इन सो मेनी क्वेश्चन। तो ये अर्थ मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। नाउ टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। तो किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर जो टॉर्क लगता है वो M क्रॉस B, M आपका NIA, B एंड देन साइन थीटा। अगर हम मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो साइन थीटा साइन 90 हो जाएगा और वो आपका 1 हो जाएगा, और ये जो है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, दैट इज NIA। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। नाउ सेगमेंट ऑफ वायर के कैसे क्वेश्चन आते हैं? देखिए सबसे पहले तो अगर आपके पास में ये चैप्टर अभी अभी कंप्लीट कराया था, वन शॉट वीडियोस भी आप चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से R जितने डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, अगर मुझे इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो आपका μ0I अपॉन में बच्चा लोग 2πr या फिर 2πy, जैसा भी आप कहना चाहें,
कह सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा, ये पार्ट ए है, अगर ये सेमी इनफाइनाइट हुआ तो ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4πr हो जाता है। और अगर ये फिक्स लेंथ है, फिक्स लेंथ, तो फिक्स लेंथ के लिए जैसे मान लो यहाँ निकालना चाहते हो तो ये एक एंगल बनेगा θ1 और दूसरा एंगल बनेगा θ2। खैर इस सिचुएशन में तो ये 90 डिग्री है, समझ रहे होंगे आप। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस में साइन θ2। ये आपके इक्वेशन है सेगमेंट ऑफ वायर के। नंबर 2 पर आता है, अगर आपके पास में करंट कैरिंग रिंग है, उसके सेंटर से किसी x डिस्टेंस पर, यहाँ पर आपको निकालना है, ये r है, तो इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2, ये इक्वेशन रहेगा। अगर हम सेंटर पर आते हैं तो x आपका 0 हो जाता है, तो ये बन जाता है म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। और अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस ही काफ़ी ज़्यादा है, x ग्रेटर देन r है, तो ये इक्वेशन बनता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि अब हम इसे 0 कर देंगे तो x का क्यूब हो गया। ये इक्वेशंस आपको याद रखने हैं। नंबर 3 पर आता है, किसी भी आर्क की वजह से, जैसे मानिए कि ये एक आर्क है, ये आर्क यहाँ थीटा एंगल पर चल रहा है, यहाँ बना रहा है थीटा एंगल, इसमें से करंट चल रहा है आई, तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो म्यू नॉट आई थीटा अपॉन में 4πr है। सो इट्स ऑल अ गेम ऑफ फॉर्मूला। जितने बच्चों आपको अच्छे से इक्वेशंस पता होंगे उतने क्विकली आप सोच पाओगे कि इसके अंदर मुझे करना क्या है। सो म्यू नॉट आई थीटा बाई 4πr, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, दिस इज फॉर सेमी इनफाइनाइट, ये है आपका इनफाइनाइट, दिस इज फॉर फिक्स लेंथ ऑफ वायर, दिस इज फॉर रिंग एंड दिस इज फॉर आर्क। ओके, सवाल यहाँ आपके सामने है, आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो एक हाइड्रोजन एटम है यानी कि 1H1, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल है मतलब कि 2He4। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, कांस्टेंट विथ सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है, एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ द पाथ RH। सो R बराबर में mv अपॉन में qb, उनका मोमेंटम सेम है तो इसे हम हटा देते हैं, तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन q हो गया। तो बच्चा पार्टी 1:2 आ जाएगा ना, कि अगर मैं RH अपॉन में R अल्फा करूं, सो दिस इज गोइंग टू बी चार्ज ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, तो अल्फा का आपका 2 है, इसका 1 है, तो आंसर इज 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी V, फ्रीक्वेंसी F applied across Ds of cyclotron that is being used to accelerate proton. The operating magnetic field used in cyclotron and the kinetic energy is this, produced by it are given by। यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड और काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात तो R बराबर में आपका होता है mv अपॉन में qb, चार्ज को उन्होंने E से रिप्रेजेंट करने को बोला है। अब आप देखिए यहां से अगर मैं B को सब्जेक्ट बना दूं तो mv अपॉन में ER हुआ, तो mv अपॉन में ER आपको कहीं पर भी दिख रहा है बच्चा? नहीं, सारे आंसर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। v बाई आर क्या बनेगा, जैसा कि आप जानते हैं v बराबर आर ओमेगा होता है, तो v बाई आर आपका ओमेगा हो गया। सो m अपॉन में e, दिस v बाई आर बिकम्स ओमेगा, एंड ओमेगा वी कैन राइट 2πf, सो 2πfe, 2πfm, 2πfm अपॉन में e। ये ऑप्शन दिख रहा है, ये भी ऑप्शन दिख रहा है, ये नहीं है, ये नहीं है, अब ये हो सकता है। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ b। नेक्स्ट आई हैव टू जनरेट अ वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो सी, काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाएगा हाफ mv का स्क्वायर। अब ये हम कैसे लेकर के आए, सो mv स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू, पार्टिकल अगर सर्कल में चल रहा है तो सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, और वो किसके बराबर होता है, ये होता है k q का स्क्वायर। क्या दोनों ही लग रहे हैं, f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू क्या, सॉरी गलती हो रही है यहाँ पे, QVB। फिर से देखिए, गलती नहीं करनी है, चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कल में आता है ना, तो इस पे लगने वाला मैग्नेटिक का फोर्स QVB शुड बी इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज mv स्क्वायर बाई r। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। तो अब यहाँ से मुझे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू QVB इंटू 2 डिवाइडेड बाई r। अच्छा, यहाँ पे 2 नीचे आएगा,
ठीक है, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करा और ये जो आर है वो भी ऊपर जाना चाहिए, यहाँ का आर यहाँ भेज दिया। अब वही दिक्कत है, v इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, सो क्यू बाई टू बी आर, और v की जगह पर हम लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा, सो आर स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा हो गया आपका 2 पाई एफ। ठीक है, आपके ऑप्शन में देखिए किसी भी काइनेटिक एनर्जी में b नहीं है, तो मुझे b को हटाने के लिए मुझे b की ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। जैसे आप कर दीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा, 2 पाई 2m पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड देन आर स्क्वायर। दिस इज नॉट वेलोसिटी बट दिस इज फ्रीक्वेंसी, न्यू बोलते हैं इसे। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, अरेंजमेंट ऑफ 3 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स। यहां पर देख के पता चल रहा है डॉट है और दोनों में से करंट सेम जा रहा है, डॉट का मतलब है आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे और ऐसे, तो ये इसको रिपेल करेगा यहाँ पे और ये इसको रिपेल करेगा यहाँ पे, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो √2f बनेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये भी f है, ये भी f है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों ही फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है। सो अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसका ओवरऑल जो आंसर है वो √2f है। क्या है? √2f है। तो f आपका हो गया म्यू नॉट I1 I2 विच इज आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई म्यू नॉट I1 I2 इंटू म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई y। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? d। पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं तो यहाँ L हट जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस है आप लोगों का d। समझ पड़ा कौन सा फॉर्मूला लगाया गया? इसीलिए पूरे फॉर्मूले का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन में 2 पाई y। y was the distance between these two parallel current carrying wire and this L is what? कितने लेंथ पे लगा, तो वो पर यूनिट लेंथ बोल रहा है तो L नीचे आ गया, तो वो तो हट ही गया। तो I1 I2 दोनों सेम है, that's why I took I square and this y was the perpendicular distance between them, that was d। बस तब तो आपका आंसर आ चुका है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये देखिए कट गया, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन √2 पाई d, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पर चलते हैं। An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetic field इतना, the permeability of the material of the rod is, very easy, डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन लगा सकते हैं, μr is equal to 1 plus SchiM, तो यहाँ से you can get the value that is 24 pi 10⁻⁵ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इस इक्वेशन को देखते ही आप आंसर लगा सकते हैं। कैसे? हमने आपको बताया था क्या रिलेशन बनता है, cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 cot स्क्वायर थीटा के बराबर रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज, तो सॉफ्ट आयरन की सबसे खास बात क्या होती है? उनकी रेटेंटिविटी कम होती है, लो रेटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिव फोर्स। ऑप्शन यहां पर, सॉरी बच्चा लोग, कोर्सिव फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। कोर्सिव फोर्स क्या होता है? तो कोर्सिव फोर्स का मतलब होता है कि आप करंट आपका जीरो नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो है। ये हमने पढ़ाया था हमारे सारे लेक्चर्स के अंदर, 1 शॉट वीडियोस, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ देखिएगा उन्हें। अगर आपको अभी भी नहीं समझ पड़ा है तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये होता है ग्राफ कुछ इस तरह से, ये पॉइंट आपका B रिप्रेजेंट करता है, ये H मतलब करंट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इफ यू सी H इज जीरो बट स्टिल योर मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, रेटेंटिविटी। और यहाँ पर आपका H है बट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुका है, कोर्सिविटी। तो सॉफ्ट आयरन में दोनों ही काफ़ी कम होते हैं, इनका ग्राफ बहुत पतला होता है। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक होगा तो काफ़ी बड़ा होगा, तो उसमें कोर्सिविटी भी ज़्यादा होता है, रेटेंटिविटी भी ज़्यादा होता है। लेकिन सॉफ्ट मैग्नेट के अंदर क्या होगा? दोनों ही चीज़ें कम होंगी। तो आंसर ए नहीं है बच्चा, सॉरी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। 30 टॉपिक के रेस में हम पहुंच चुके हैं EMI एंड AC के ऊपर। तो अभी इसमें पढ़ेंगे लेंजेस लॉ, फेराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड LCR सर्किट। तो सबसे पहले लेंजेस लॉ, मैं हमेशा इसको समझाता हूं बच्चा एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए क्रॉस है, अब इसमें एक लूप है, लूप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, इसमें कैसी करंट फ्लो करेगी? इसको समझने के लिए पहले आप ये डायग्राम देख लो। इसमें करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें करंट चल रहा है क्लॉकवाइज। तो इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? तो आपने 4 उंगलियों को रखा, थंब देखो बाहर की तरफ है, तो आउटवर्ड, यानी ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा करंट कैरिंग लूप, वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और
यहाँ 4 उंगलियां अंदर की तरफ है। ये जो भी बनाएगा बच्चा लोग वो आपका इनवर्ड है। इनवर्ड का क्या मतलब हुआ, अंदर की तरफ है, तो ये आपके अंदर की तरफ और ये आपका बाहर की तरफ हो जाएगा। सो वी हैव आउटवर्ड एज वेल एज इनवर्ड। अब लेंजेस लॉ हमेशा क्या करता है, सिस्टम का अपोज करता है। अगर ये लूप बाहर जा रहा है तो इसका फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि बी घट रहा है तो फ्लक्स भी घटेगा। अब सिस्टम चाहता है फ्लक्स बढ़ जाए, यानी मुझे बी को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें से ऐसी करंट फ्लो कराओ जो बाहर वाले का ही सपोर्ट कर दे, तभी तो भाई ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो इसमें मुझे क्रॉस लाने के लिए कैसी करंट फ्लो करानी चाहिए, ये वाली, यानी कि ऐसे चलाना चाहिए। तो इसमें से करंट जाएगा ऐसा, तभी जाकर के क्रॉस होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। एंड देन दिस सेटिस्फाई द रिजल्ट्स ऑफ द लेंजेस लॉ। तो ये आपका लेंजेस लॉ। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। दिस ऑलवेज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ओके, नाउ फैराडेस लॉ। तो फैराडेस लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास में एक मैग्नेट है, कुछ इस तरह से ढिचकियां हो, और ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ आपने एक कॉइल रखा और वो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इस मैग्नेट को आप इसके पास लेके आए, फिर दूर लेके गए, तो लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अगर लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, दिस मीन्स व्हाट, देयर विल बी अ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और दो तरह का ईएमएफ हो सकता है, एक एवरेज जो कि माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होगा, और एक होगा इंस्टेंटेनियस यानी कि माइनस में एन डी फाई बाई डी टी होगा। सो ये आपके दो इक्वेशन आपको याद रखने हैं। यहाँ से और भी चीज़ें आप बना सकते हैं, जैसे कि करंट, तो ई बाई आर, इंड्यूस्ड करंट अगर हमें चाहिए तो E डिवाइडेड बाई आर, ये तीसरा इक्वेशन। चौथे इक्वेशन में देखिए I की जगह पर हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। E है आपका N डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी एंड देन R। तो ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाता है, सो डेल्टा क्यू निकल के आता है N डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई आर। हियर वी गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। दो चीजें याद रखनी बच्चा, सेल्फ इंडक्शन में सिंगल कॉइल होता है इस तरह से, और म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर डबल कॉइल होता है। ये इसके जस्ट बाजू में दूसरा कॉइल जो कि लगा है गैल्वेनोमीटर के साथ। तो सेल्फ इंडक्शन के अंदर जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला है वो है एन फाई बाई आई, क्योंकि यहां दो कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसमें फ्लक्स फाई 1 है, इसमें फ्लक्स फाई 2 है। तो हम यहां कहेंगे N2 M इज इक्वल टू N2 फाई 2 अपॉन में I1। सो वट एवर द चेंजेस वी आर ऑब्जर्विंग इन द फर्स्ट कॉइल, फ्लक्स चेंज सेकेंड में होता है। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। फिर इसी के साथ यहाँ आता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस में L डी आई बाई डी टी, और यहाँ होता है E इज इक्वल टू माइनस में M एंड देन डी आई अपॉन में डी टी। दोनों का जो यूनिट है बच्चा लोग वो वेबर होता है, लेकिन याद रखिएगा E2 और यहाँ पे 1 आएगा, मतलब सेकेंड में आपको ईएमएफ मिलेगा बिकॉज ऑफ चेंज इन द फर्स्ट कॉइल करंट। डन। इसके साथ सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड एक और बात याद रखिए कि सोलेनॉइड के इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है एल सोलेनॉइड, ये होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल। साथ ही साथ जो इसकी एनर्जी होती है बच्चा लोग वो होती है हाफ एल आई का स्क्वायर, करेक्ट। सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी विच इज हाफ एल आई स्क्वायर, एंड सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस होता है दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। चलिए एलसीआर सर्किट, पूरी कहानी एक साथ समझाते हैं आपको। ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर, ये है आपका रजिस्टर। सो वी हैव एल सी एंड देन आर, और इसको हमने कनेक्ट किया है किसी एसी सोर्स के साथ। तो इसमें से चलने वाली जो करंट की फॉर्मूला है वो है आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में जेड, जिसे हम इम्पिडेंस कहते हैं आर स्क्वायर, प्लस में एक्सएल माइनस में एक्सी का होल स्क्वायर। जहां पर एक्सएल का क्या मतलब है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल, एक्सी का क्या मतलब है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये हुआ आपका 1/2 पाई एफ सी, ये है बच्चा लोग 2 पाई एफ एंड देन एल। अब अगर यही आर एल होगा तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका आरसी सर्किट है तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर हो जाएगा,
इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, पार्ट बी कह देते हैं इसे, दैट इज सीरीज रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस में एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, जेड आपका आर हो जाता है, आई आर एम एस आपका मैक्सिमम हो जाता है, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√LC होती है। इसी में एक और चीज़ आता है क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर जो निकालते हैं हम ट्यूनिंग के लिए, दैट इज़ 1/R√L/C। छोटी छोटी बातें याद रखिए, रेजिस्टेंस होगा तो फेज डिफरेंस आपका 0 होता है, कैपेसिटर है तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री, इंडक्टर है तो भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री। बट IPL याद रखो, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। सो दिस टू फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 800 टन कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया, एरिया दे रखा है, स्केप परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लानर एक्सिस इन 0.1 सेकेंड, द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यही फॉर्मूला लगता है। हमारे पास n है, फाई की जगह पर हम b डॉट ए कर सकते हैं, एरिया भी बाहर आ जाएगा। फिर से माइनस में n, हमारे पास डेल्टा टी है दैट इज 0.1 सेकेंड, चलो डेल्टा टी भी है, फाई एफ माइनस में फाई आई होता है, और ये हम लिख देते हैं यहाँ पे फाई एफ माइनस में फाई आई। जरा इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना बच्चा। when the plane of the coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis, पहले जो है एरिया इतना था, escaped perpendicular to the magnetic field 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। मतलब कि ये जो कॉइल है वो परपेंडिकुलर रखा गया है टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो मुझे इसे इस तरीके से रखना पड़ेगा, ऐसे, इस परिस्थिति में। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, करेक्ट। अब अगर मैं यहां से इसे 90 डिग्री घुमाता हूं तो इसकी एरिया इधर आ गई, समझना बहुत ध्यान से। तो अगर इसकी एरिया यहां आ गई 90 डिग्री ऐसे ट्विस्ट करने पर एरिया यहां आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो सेकंड फाइनल फ्लक्स कितना हुआ? 0, क्योंकि b डॉट ए के हिसाब से BA cos 90, और शुरू में θ1 कितना है तो वो आपका 0 है। बाद में थीटा कितना हो गया घुमाने पे? 90 डिग्री। शुरू में यही बोला है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कॉइल परपेंडिकुलर है। ये है कॉइल और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है कॉइल और ये है मैग्नेटिक फील्ड, के बीच में एंगल 90 डिग्री। बेसिकली जो एक्सिस है कॉइल का वो तो इसके साथ 0 डिग्री बना रहा है, बट जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि अगर कॉइल ऐसा है तो ये उसकी प्लेन हुई और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सो बच्चा फाई एफ आपका 0 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है, चलो कर लेते हैं 800। समय कितना दे रखा है 0.1 यानी 1/10, और फाई एफ यानी कि BA, तो B आपके पास में है बच्चा लोग 5 × 10⁻⁵, एंड बाबू लोग जो एरिया है आप लोगों का बच्चा लोग वो है तुम्हारा 0.05 यानी कि 5/100। तो देखिए ये 00 से ये चला गया, 8 पंजे 40, 5 25 8 200, 25 8 200 ही होगा ना, 5 25 8 200, एक 0 भी है, 10⁻⁵। सो 2 × 10⁻⁻2 यानी 0.02, आंसर इज 0.02, अगर मेरा कैलकुलेशन भोलेनाथ गलत ना हो इसीलिए। चलिए तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ देखिए क्या बोलता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है रेस्ट्रिक्टेड विद इन रीजन ऑफ रेडियस r। तो r स्मॉल रेडियस के साथ में एक रेस्ट्रिक्टेड मैग्नेटिक फील्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट अ रेट ऑफ dV/dt। लूप 1 रेडियस कैपिटल R ग्रेटर देन R इंक्लूसिव द रीजन R, एंड लूप 2 जो है ये वाला है वो इस रीजन से बाहर है। तो ऐसी क्लैरिटी मिल गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड से ही बाहर है तो उसमें फ्लक्स तो चेंज हो ही नहीं सकता। फ्लक्स चेंज नहीं है तो EMF आपका 0 हो जाएगा। तो 0 इन लूप 2 आना चाहिए। 0 इन लूप 2 ये भी है, ये तो दोनों ही गलत हो गया, ये गलत है। 0 इन लूप 2, 0 इन लूप 2 ये हो सकता है और ये हो सकता है। मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ देखो दिमाग लगा रहा हूँ। यहाँ देखिए पाई स्मॉल r² अगर आपको दिख रहा है तो मैं स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखिए यहाँ स्मॉल r² है, यहाँ कैपिटल R² है। 0 होगा ये कन्फर्म है बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रीजन ही नहीं है। बट यहाँ स्मॉल r² वाला ही करेक्ट आंसर है, डी वाला ही करेक्ट आंसर है। ये नहीं है, उसका रीजन है बच्चा कि स्मॉल r तक ही ये फैला हुआ है।
इसीलिए बिना सॉल्व किए हुए आप इसका आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। चाहे तो ये निकाल भी सकते हैं यार, d5/dt है तो b, da/dt तो पाई आर का स्क्वायर, तो db/dt पाई आर का स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को देखो बच्चा लोग, यहाँ कह रहा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस्ड ऑफ द कॉइल। इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और लेंजेस लॉ के हिसाब से उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 40 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है कनेक्टेड टू 200 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सोर्स, जब तक ये आपको मैक्सिमम ना बोले एसी करंट में, इसका मतलब वो VRMS ही है, ये फ्रीक्वेंसी है। नीट के जितने भी स्टूडेंट है बच्चा एंड CUT के जितने स्टूडेंट है, आपको यही समझना है कि कितने फास्ट तरीके से एक्यूरेसी के साथ आप अपने क्वेश्चन को स्पीडली सॉल्व करते हो। द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज नियरली इक्वल्स टू, तो IRMS बराबर क्या, VRMS 200 अपॉन में बच्चा लोग XC आपका 1/ω/c है, ओमेगा आपका हो गया 2, पाई आपका 3.14 एंड F आपका है 50, यही होगा ना बाबू, ओमेगा एंड देन C आपका 40 माइक्रोफैराड है, तो 40 गुणे 10 की घाते -6। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले तो 0 सबको उड़ा दीजिए, 300 ये 314 हो गया, ये आपका 100 हो गया, ये 0 चले गए, ठीक है। फिर 5 चौके 20 दूनी 40, 1 2, तो 4 से रिलेटेड कौन से आंसर आ रहा है, 4 गुणे 3 कर दो, 4 गुणे में 3, तो 4 3 12, 12 से रिलेटेड यानी यही लग रहा है मुझे, हे बजरंगबली, हे भोलेनाथ, ऑप्शन सी लोचा हो गया। माफ़ी चाहेंगे, फिर पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है, बट अभी फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है बच्चा लोग, 200 तो 200, 2 पाई एफ तो 2 पाई एफ मेरा 50 है, 50 है, मैं 14 × 10⁻⁶। मैंने गलती कहाँ करी है, 314 को हटाया, 100 लेके आया और इसके 2 0 को इससे काटा, 5 चौके 20, 3 60, दूनी 120 और दूनी 24, 2.4 समथिंग। हाँ देखिए पता चल गया ना, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो फिर आप 0 को सेट करोगे तो पता चल ही जाएगा यार। चलो नेक्स्ट, अ स्मॉल सिग्नल Vt बराबर इतना V नॉट sin ωt इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर, करंट IT in phase with voltage, current IT leads voltage by 180 degree and current IT lags voltage by 90 degree। तो बच्चा कैपेसिटर है, कैपेसिटर में करंट हमेशा लीड करता है और वोल्टेज लैड करता है, बोल रहा हूँ, करंट लीड करता है CCL और वोल्टेज लैग करता है, तो करंट IT लीड्स 180 डिग्री तो गलत हो जाएगा, फेज में तो बिल्कुल भी नहीं है, करंट लैग ही नहीं करता, ये है कि भैया ओवर जो है उसका कंजप्शन पावर का वो 0 होता है। क्यों, क्योंकि पावर का फॉर्मूला VRMS IRMS cos 90 एंड वी नो दैट cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो पावर भी आपका क्या होगा, 0 होगा। चलिए सबसे महान चैप्टर के अंदर एंट्री मारते हैं एंड दैट इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में आपको जो पढ़ना है बच्चा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रिज्म, YDSC एंड पोलराइजेशन। ये 4 टॉपिक को, 5 टॉपिक को अच्छे से हमें करना है। मैं 5 टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, फिर हम सवाल की भी प्रैक्टिस करेंगे। आ जाओ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जैसे मान लीजिए लेंसेज दे रखे हैं, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, तो इनका फॉर्मूला लगता है 1/f = 1/f1 प्लस में 1/f2 प्लस में डैश डैश डैश। अगर दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है तो ये लगेगा, अदरवाइज D है ही नहीं, तो फिर D वाला स्टेप आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के लिए, इसमें खास ध्यान रखना बच्चा लोग, अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो P1 प्लस में P2 माइनस में D P1 P2, और अगर मैग्नीफिकेशन के फॉर्म में लिखना है सो M1 M2 M3 डैश डैश डैश, दिस इज गोना बी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीफिकेशन। ठीक, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। फिर आता है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में भी सबसे पहले SM मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें 2 कंडीशन आती है। अगर आपकी इमेज को आप इन्फिनिटी पर लेके जाना चाहते हो तो फॉर्मूला लगता है D/F, और अगर आपकी इमेज LD लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन LDMDV पर लेके आना चाहते हो तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला 1 + D/F लगता है। वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है
एक आईपीस लेंस होता है। इनका जो मैग्निफिकेशन है अगर इन्फिनिटी पर आपको चाहिए तो इन्फिनिटी के लिए बच्चा लगता है वी ओ अपॉन में यू ओ एंड देन डी अपॉन में एफ ई, और अगर आपको एल डी एम डी वी पर चाहिए तो ये लगेगा वी ओ अपॉन में यू ओ 1 प्लस डी अपॉन में एफ ई। देखिए ध्यान से, तो एक जैसे ही इक्वेशन लगेगी लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस से इसको याद रखना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तीसरे नंबर पर आता है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में क्या खास बात कि ऑब्जेक्टिव के साइड का लेंस बड़ा होता है, अपर्चर भी बड़ा होता है, और आईपीस के साइड में छोटा होता है। तो इसका भी फॉर्मूला वही चीज, अगर मुझे इन्फिनिटी पर जाना है तो एफ ओ अपॉन में एफ ई, और अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर चाहिए तो एफ ओ अपॉन में एफ ई एंड देन 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ डी बाई एफ ई है और वहाँ पर एफ ई अपॉन में डी रहेगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशंस एंड दीज आर द इक्वेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा बच्चा कि ऑप्टिक्स का पूरा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन करके जाइए, और ये पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको आपके इस चैनल पर मिलेगा। सो डो नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द प्लेलिस्ट बिकॉज वहीं पर अमेजिंग लेक्चर्स हैं जो आपका वेट कर रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्रिज्म। तो प्रिज्म की कहानी ऐसे होती है, यहाँ पर आपका प्रिज्म एंगल होता है, यह आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यह आप लोगों का इस तरीके से एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है, यहाँ पर यह आपका डेविएशन एंगल होता है। दिस इज फर्स्ट रिफ्रैक्शन एंड दिस इज सेकेंड रिफ्रैक्शन। सो सबसे पहला इक्वेशन इसके अंदर है ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। दूसरा इक्वेशन है बच्चा लोग, अगर बहुत ही स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो फॉर्मूला जो लगता है स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए वो है डेल्टा एम इज इक्वल टू ए 1 माइनस में एन माइनस में 1, सॉरी, स्मॉल एंगल के लिए लगता है। तीसरा है मिनिमम डेविएशन के लिए बच्चा लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो प्रिज्म होता है वो है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। दिस 3 इक्वेशन विल हेल्प यू अलॉट प्रिज्म के अंदर। एक बहुत इंटरेस्टिंग की पॉइंट है, अगर आपका आई बराबर ई होता है उस वक्त आपका डेल्टा मिनिमम के बराबर होता है। आई आपका 90 डिग्री हुआ तो आपका डेल्टा मैक्सिमम होता है। इस सिचुएशन में ए बराबर में 2r1 होता है, r1 आपका a बाई 2 के बराबर होता है। तो इन्हें आप याद रखेंगे तो प्रिज्म के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बनेंगे। हम अभी देखेंगे भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, YDSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दो बहुत ही खास इक्वेशन। पहला XT बाई कैपिटल डी, XT बाई कैपिटल डी, एक है n लैम्बडा, दूसरा है 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2। ये लगता है बच्चा लोग मैक्सिमा के लिए, ये लगता है बच्चा लोग मिनिमा के लिए। याद रखिएगा, अगर हमारे फ्रिंजेस लगातार ब्राइट फ्रिंजेस आ रहे हैं तो उनकी पोजीशन को डिटेक्ट करने के लिए वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन, और अगर मिनिमा है तो हमें ये वाली इक्वेशन को यूज करना होगा। तो ये YDSE। अच्छा, XT इसमें क्या है तो जरा वो भी देख लेते हैं। यहाँ सोर्स S1, यहाँ सोर्स आपका S2, ये आपकी स्क्रीन, यहाँ से वेव गया, यहाँ से वेव गया। ये जो है बच्चा लोग सेंट्रल पोजीशन से ये जो पोजीशन है फ्रिंजेस की वो X, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस D, और सोर्सेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आपका स्मॉल d। चलिए सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, फोकल लेंथ दे रखा है, तो मैं पहले इसका v निकाल सकता हूँ। इसका जब हम v निकालेंगे तो वो लगभग कितना आ जाएगा, 24। फिर वापस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर क्या बोलता है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब आपका u 20 है, सेम फोकल लेंथ है, फिर v निकाल दो, फिर डिस्प्लेसमेंट दोनों का माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ 10 सेंटीमीटर diameter telescope at a wavelength of इतना is of the order of angular resolution दे रखा है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्बडा बाई स्मॉल डी। सो जब आप वैल्यू सारे रख दोगे तो आपका आंसर निकल कर आता है 10⁻⁻⁶ रेडियन।
ये सवाल करते हैं। यहाँ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। बच्चा ये 90 है, ये 60 है, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, हमें ए पता चल चुका है। ये ऐसे आ रहा है, मतलब कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 डिग्री ही है, ये सीधा सीधा ही आ जाएगा ऐसे। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, तो मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्नेल्स लॉ चाहिए। n1 1 है, साइन E इज इक्वल टू n2 जो कि √3 है, एंड देन साइन R, हमें ये चाहिए। बच्चा मेरी जान थोड़ा ध्यान से देख, ये 30, ये 90, ये 60, तो ये आपका 30, यानी कि 1/2, तो √3/2, तो 60 डिग्री है ना। आसान। तो प्रिज्म के 90% क्वेश्चन के अंदर आपको स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। मैंने इस जगह पर स्नेल्स लॉ लगाया, आंसर आ गया 60 डिग्री। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री, द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम इज। तो मुझे ये पता है 45 डिग्री सी पता है, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/n, यही होता है ना, n sin c is equal to 1, sin c equal to 1/n, करेक्ट। तो n आ गया बच्चा लोग √2, n आपका क्या होता है c/v, तो v जो है आपका डिवाइड बाई √2, तो 3/√2 इंटू 10⁸ लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आओ आगे बढ़ते हैं। एक रे है इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द सरफेस ऑफ अ स्मॉल एंगल प्रिज्म, स्मॉल एंगल प्रिज्म बोल रहा है, और फिर कहता है एंड इमर्जेंस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस, छोटा प्रिज्म है, नॉर्मली निकल रहा है बाहर, मतलब ऐसे चला गया, तो इसका जो E है वो तो 0 हो गया ना। सो A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस में E आपका 0 है। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ये पूछा है, A प्लस डेल्टा, डेल्टा आपका क्या होगा, छोटा प्रिज्म है, तो AN-1, AN-1, तो बच्चों इसको ओपन कर दो, A प्लस NA माइनस में A इज इक्वल टू आई, कट गया, तो आपका आंसर आ गया n टाइम्स ऑफ A, n टाइम्स ऑफ A। चलो नेक्स्ट, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विथ रैम्बो, ये तो आप थियरेटिकली कर सकते हैं। ऑब्जर्वर कैन सी अ रैम्बो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन, रॉन्ग होता है, बैकवर्ड साइड पे होना चाहिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी बच्चों। Which color of the light has the longest wavelength? Obviously red. In total inter-reflection, when the angle of incidence is equal to the critical angle of the pair of the media, what will be the angle of refraction? ये तो कर ही सकते हो बच्चा लोग। अगर angle of incidence is equal to the critical angle है, तो refracted angle 90 डिग्री का ही होता है, थ्री है तो। चलिए, a thin prism having refractive index 10 is made of a glass of refractive index इतना, the prism is combined with another prism of glass of refractive index इतना। तो दो प्रिज्म दे रखा है, एक ऐसे है और ये कंबाइन है दूसरे प्रिज्म के साथ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे क्या बोलता है, तो कहता है कि दिस कंबाइंड विद प्रोड्यूसेस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन है ही नहीं, तो इसमें जो भी डेविएशन हुआ, इसमें जो भी डेविएशन हुआ, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 ना, बट हमें लिखना चाहिए Δ1 माइनस Δ2 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि पहले वाले प्रिज्म से डेविएशन अगर क्लॉकवाइज हुआ है तो ये उल्टा रखा है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। नहीं समझे? फिर से देखिए, ये प्रिज्म की पोजीशन ऐसी है बाबू, यहाँ पर A है, ये आपका A' है, तो एक ही पोजीशन चेंज है ना यार, तो अगर एक में डेविएशन क्लॉकवाइज है तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज होगा, उल्टा है प्रिज्म, इसीलिए Δ1 माइनस Δ2 इक्वल्स टू 0 होगा। सो आप लिख सकते हैं A1 N1 माइनस 1 माइनस A2 N2 माइनस में 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप A2 को सब्जेक्ट बना लो, यू विल गेट द आंसर। सी 6 डिग्री इज द आंसर। चलिए, an air bubble in a glass slab with refractive index 1.5 is 5 cm deep when viewed from one surface and 3 cm deep। जैसे कि कोई भी एक ट्यूब हो तो इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आप इसे यहाँ से देखते हैं तो आपको ये डेप्थ दिख रहा है, यहाँ से देखते हैं तो आपको ये डेप्थ दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए सिंपल शॉर्टकट लगाइए, जितना ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस, जैसे 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो 5 3 8, 15 8 96, 15 8 96 होता है ना, 9.6
5 3 8 15 120 होता है यार, 12 आंसर आएगा, सॉरी। करेक्ट आंसर इज 12, है ना। तो ये देखिए आपका आंसर है 12 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे इसको करना चाहते हो आप, अगर करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो, पहले तो इस सिचुएशन के लिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, डेंसर मीडियम में। ऐसी सिचुएशन में जो एच ओ अपॉन में एच आई फॉर्मूला लगता है वो है एन डेंसर अपॉन एन रेयर। तो जो आपका एच आई है मेरी जान, वो है एच ओ अपॉन में एन डेंसर। एच ओ यानी जो पहले आपको डेप्थ दिखाई दिया अपॉन डेंसर, बाद में टी माइनस एक्स अपॉन डेंसर मस्ट बी इक्वल्स टू 3 + 5। यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं। चलिए चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। सो अगला सवाल हमारे सामने है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और उसके बाद है कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ये है आपका 5 सेंटीमीटर। सेम एक्सिस विद डिस्टेंस डी बिटवीन देम, इनके बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ लीव्स ए लीव्स बी एज अ पैरेलल बीम, देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर विल बी। अच्छा ये ऐसे देखिए बाद में पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब है कि रेस कहीं पर मिल ही नहीं रही है, जहाँ पर भी मिल रही है वो इन्फिनिटी पर है, फोकस आपका इन्फिनिटी है। सो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में d by f1 f2, because this is infinity, so 1/infinity gonna be 0. f1 we have that is 20, f2 आपका -5, 20 -5. We can put this value in this equation to get the answer. So the final answer is 15 centimeter. So if you see the ray diagram, तो ये ऐसे गया, फिर यहाँ पर गया, फिर ये फोकस पर ऐसे जाता है, लेकिन ये कन्वर्ज हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे जा करके यहाँ जा सकता है, लेकिन ये ऐसे चला जाएगा। सो बच्चों तो इसका आंसर निकल करके आएगा 15 सेंटीमीटर। अब ये इन्फिनिटी इसलिए भी है बिकॉज ये रेस तो कहीं मिलने वाली ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है। अगर पैरेलल चल रही हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कहीं पर मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका आंसर 1/f, जो f है वो आपका इन्फिनिटी हो जाता है। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अननोन मटेरियल एंड अननोन फोकल लेंथ इज गिवन विद द हेल्प ऑफ स्फेरोमीटर वी कैन मेजर। स्फेरोमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कर्वेचर देता है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस देता है। चलिए, द पावर ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 10d एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंसेज। बच्चा ध्यान से, बाइकॉन्वेक्स लेंस के लिए जो f होता है ना वो r/2n-1 होता है। डायरेक्ट इक्वेशन। सो f इक्वल्स टू r/2n, एक मिनट r/2n-1। आप इसे चाहें तो पूरा कर भी सकते हैं। 1/f इक्वल्स टू n-1 1/r प्लस 1/r। सो 2n-1 अपॉन में r, दिस इज 1/f। परफेक्ट था बच्चा जो मैंने लिखा था। तो f की जगह पर हम 1/p लिख सकते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। यूज दिस इक्वेशन, आपका आंसर आएगा 3/2। An equiconvex lens has power P. It is cut into two symmetrical halves by a plane containing the principal axis. The power of the part will be. अच्छा बच्चा, equiconvex lens है, अगर हम इसे बीच में से काटते हैं तो मैंने एक शॉर्टकट बताया होगा, अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो अच्छे से किया है तो। हरिशंभु वेदों के दाता। तो हॉरिजॉन्टल में सेम होता है, हॉरिजॉन्टल काटोगे तो, वर्टिकल में काटोगे तो डबल हो जाता है। यहाँ सेम है, फोकल लेंथ सेम है, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। अगला सवाल, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू अ प्लानो कॉन्केव लेंस। तो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, ये देखिए, ये आपका प्लानो कॉन्केव, और इसमें हमारा फिट हो गया कुछ इस तरह से, ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस देख पा रहे हो आप। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया, ये प्लानो कॉन्वेक्स, और ये जो हमने रिप्रेजेंट किया बच्चा लोग, ये है आपका प्लानो कॉन्केव, फिट हो गया। तो लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है। तो बोलता है फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, नाउ सी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो जो 1/f होगा, क्योंकि ये प्लानो कॉन्वेक्स है, तो इसका फॉर्मूला r/n-1 होता है, और दूसरा वाला मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, r/n2-1। नेगेटिव इसलिए बिकॉज वो कॉन्केव है, तो कॉन्केव का फोकल लेंथ हमें नेगेटिव लेना पड़ता है।
सर आपने r अपॉन n माइनस वन कैसे लिखा? लॉजिक मेरी जान, n माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू. इफ आई टॉक अबाउट दिस पोर्शन, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं R1 लिखने जाऊंगा तो ये इन्फिनिटी है तो जीरो हो गया, और जो R2 है वो इस तरफ है, और ऑब्जेक्ट अगर इधर से आ रहा है तो ये माइनस लूंगा, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा. ये आया n माइनस वन अपॉन में r, यानी r अपॉन n माइनस वन. हाँ सही है ना, n माइनस वन अपॉन में r. चलिए, तो ये आपका आंसर निकल कर क्या आता है? n1 माइनस में वन माइनस में n2 प्लस वन अपॉन में r. कटा कटा बच्चा लोग, सो n1 माइनस n2 अपॉन में r. इज इट? सो दिस इज वन अपॉन f, f हो जाएगा r अपॉन n1 माइनस n2. ऑप्शन सी. यस. नेक्स्ट, a lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope. theoretical आंसर है, अपर्चर टेलीस्कोप सब कुछ बड़ा होना चाहिए. इसका जो आंसर है, a large area of the objective ensure better light gathering the power. आइए बच्चा, अब एंट्री मारते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, हमारे आखिरी पड़ाव पर. तो मॉडर्न फिजिक्स में हमें जो टॉपिक करना है वो है दी ब्रोगली वेव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन. सबसे पहले दी ब्रोगली साहब का इक्वेशन. इनके अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग सेगमेंट हैं. लैम्डा बराबर एच अपॉन एम वी. दूसरा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एच अपॉन में अंडर रूट में टू एम के. तीसरा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट थ्री एम के बी टी टेम्परेचर के फॉर्म में. और चौथा होता है वोल्टेज के फॉर्म में, दैट इज एच अपॉन अंडर रूट टू एम. इंस्टीड ऑफ के वी कैन राइट ई टाइम्स ऑफ वोल्टेज. ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हो, तो आपका आंसर लैम्डा का डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट दी ब्रोगली वेव. नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बच्चा लोग ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम. ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम. करेक्ट. दूसरा जो हमारा वर्क फंक्शन होता है, दैट इज एच एफ नॉट, जहां पे जो आपका एफ नॉट है वो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है. और अगर हम एफ नॉट को तोड़ दें, शुक्ला जी कौन था? नहीं चाहे तो अभी तो पिए. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. चलिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अल्बर्ट आइंस्टाइन का इक्वेशन. अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से जो इंसिडेंट एनर्जी होती है एच एफ, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन एच एफ नॉट. तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस में फाई नॉट, जहाँ पर ये जो एफ है वो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, फाई नॉट आपका वर्क फंक्शन है, वी नॉट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है. हम इस ई वी नॉट को बच्चा लोग हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स भी कह सकते हैं. सो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस में फाई नॉट. तो ये दो इक्वेशन आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम. चलिए अब सवाल करते हैं. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल. व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड? 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, बट बाद में कहते हैं हाफ. यार थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा पे ही लाइट निकल सकती है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे अगर आप एनर्जी को इंसिडेंट करा रहे हो तो आपका आंसर ज़ीरो होगा. निकलेगा ही नहीं ना, क्योंकि निकलने के लिए क्या है, किसी भी मेटल से आप चाहते हो, इस मेटल से देखिए आप चाहते हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी गिरानी पड़ेगी, और वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए. आप यहीं पर गलत हो गए. आपने कहा कि ये फ्रीक्वेंसी आधी है इसके, तो ये कंडीशन फॉलो ही नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, करंट बनेगा ही नहीं. आंसर हो जाएगा ज़ीरो. चलो अगले सवाल पर चलते हैं. द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना when it delivers the power of 3.3 into 10⁻³ watt. तो नंबर्स चाहिए, तो इट इज गोइंग टू बी पी लैम्डा अपॉन में एच सी. पी हमारे पास कितना है? पी है हमारे पास में पावर 3.3 into 10⁻³. लैम्डा हमारे पास में है 600.
नैनो 10⁻⁹, H आपका 6.625 10⁻34 एंड C है आपका 3 × 10⁸। चलिए तो इन्हें आप सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा n बराबर 10⁻16। द ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ काइनेटिक एनर्जी, देखिए 144 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, यहाँ से E को हटा दो तो एक तरीके से वोल्टेज ही है, EV आपका एनर्जी होता है और सिर्फ V वोल्टेज होता है, तो ये आता है 12.27 डिवाइडेड बाई 144, तो 144 अंडर रूट में बाहर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। सॉल्व कर लो इसको बच्चा लोग, तो आपका आंसर निकल कर आता है 1.02 नैनोमीटर और 102 इंटू 10⁻² मीटर। पानी दे दो यार शुक्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्टेज, इट्स दी ब्रोगली वेवलेंथ इज, तो अभी 10,000 वोल्टेज है, दी ब्रोगली वेवलेंथ बोल रहा है, फिर से वही कहानी 12.27 बटे में अंडर रूट ऑफ 10,000, यानी आपका आंसर निकल कर क्या आएगा बच्चा लोग 12.27 10⁻12। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका एटम्स पे। आइए एटम्स में देखते हैं, एटम्स में क्या कहानी है, एनर्जी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, करंट एंड स्पेक्ट्रल सीरीज, ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं बच्चा लोग। एक निकाल के आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले एक इक्वेशन याद रखनी है, MVR इज इक्वल टू NH/2π, यहीं से सारा कहानी मिल जाएगा आपको। MVR बराबर NH/2π, ये है क्या बाय द वे, ये बोहर्स हाइपोथेसिस मॉडल है कि एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ H/2π, सो MVR इक्वल्स टू NH/2π। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं एक और इक्वेशन यूज कर लूँ विच इज mv²/r इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, ऐसे ऑर्बिट में, ये क्या है, रेडियस है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है वो रेडियस है, तो mv²/r बराबर क्या लगना चाहिए, k(q1q2/r²), यानी कि 4πε0 ZE²/r² के बराबर। अब यहां से सब कुछ कटने के बाद जो आपका r निकल कर आता है वो प्रोपोर्शनल टू n²/z आता है, यानी r बराबर 0.53 n² एंगस्ट्रॉम होता है, यानी r प्रोपोर्शनल टू n² हो गया। अब अगर मुझे r प्रोपोर्शनल टू n² मिल चुका है, मैं यहाँ n² रख दूंगा तो v प्रोपोर्शनल टू 1/n हो जाएगा। देखिए इस इक्वेशन को देखिए, MVR NH/2π, शुक्ले MVR इक्वल्स टू NH/2π, सो v जो है आपका वो 0.53 n² है, तो n²r NH/2π, तो n से ये कट गया, r की जगह पर रखना ना, मेरे को गलती कर दी। इधर देखिए MVR n² NH/2π, देख बच्चा ध्यान से, तो ये n से स्क्वायर कटा, ठीक है। सो यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू 1/n, अभी v प्रोपोर्शनल टू 1/n है तो मोमेंटम निकल जाएगा। I चाहिए तो I बराबर EV/2πr, कैसे कह रहा हूँ मैं, तो I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। अरे बाबू t की जगह पर v बराबर में आपका डिस्टेंस 2πr/t, क्यों लिया, ये सर्कल में घूम रहा है, सर्कमफेरेंस, टाइम आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड, तो कैपिटल T की जगह पर 2πr एंड देन v, दिस इज ऑल अबाउट I भी मिल गया। अब यहाँ पर v है और r है, v प्रोपोर्शनल टू 1/n है, r प्रोपोर्शनल टू 1/n², तो I प्रोपोर्शनल टू 1/n का क्यूब हो जाएगा। ऐसे आप दुनिया भर के इक्वेशन बना सकते हो। अगर v पता चल जाए तो फिर t निकल जाएगा, t पता चल जाए फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, ओमेगा पता चल जाएगा, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और यहाँ से एनर्जी जो है ये आपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ा है, दैट इज -13.6 डिवाइडेड बाय n² फॉर हाइड्रोजन, इफ इट इज नॉट हाइड्रोजन यू कुड राइट z² एज वेल। ठीक है, चलिए तो ये एनर्जी के इक्वेशंस। स्पेक्ट्रल सीरीज में 1/λ इज इक्वल टू r 1/1² माइनस 1/n²। 1 है तो लाइमन, 2 है तो बामर, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट। अगर मैं n की सबसे छोटी वैल्यू लूँ
तो मुझे जो वेवलेंथ मिलेगा वो सबसे मैक्सिमम मिलेगा। और अगर मैं n की सबसे बड़ी वैल्यू लूँ जो कि इन्फिनिटी है तो मुझे लैम्बडा मिनिमम मिलेगा। याद रखिएगा, इनके क्वेश्चन आपको मिलेंगे क्योंकि नीट में हमेशा पूछे जाते हैं। नीट में पूछे जाते हैं तो CUET तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि कंडक्ट कौन करता है? NTA। तो मैक्सिमम में n की सबसे छोटी वैल्यू लीजिए और मिनिमम में हमेशा इन्फिनाइट लीजिए। जैसे मैं आपको बोल लूँ फंड सीरीज, तो फंड में यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ आपका R हो गया, यहाँ आपका लैम्बडा हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूं तो मेरे को n की सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। टेक n इक्वल्स टू 6। अगर आप इन्फिनिटी ले लोगे लैम्बडा बिकम्स मिनिमम। गुड, तो ये है आपका स्पेक्ट्रल सीरीज। चलिए अब सवाल करते हैं। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on। तो बच्चा एज पर द फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज नथिंग बट दैट इज k q1 q2। तो q1 आपका Ze है, q2 आपका E है, तो Ze स्क्वायर। और जो आपका Ze है वहां पर 2 तो रहेगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल में चार्ज 2 ही होता है। अपॉन में दिस, तो देख सकते हैं R0 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में m है। पानी मिलेगा क्या? द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइनस 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर, 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर। चलो, द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज दिस। इसका एक शॉर्टकट है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, PKT। PKT पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो 2x माइनस में x इज इक्वल टू x, ऐसे याद रखिए। तो अब हमारे पास में क्या है? टोटल एनर्जी माइनस 3.4 है, ये माइनस 3.4 है, ये आपका प्लस 3.4 हो जाएगा और ये माइनस में 6.8 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में 6.8, काइनेटिक है आपका 3.4 एंड माइनस 6.8। यस, ये ट्रिक अगर आप याद रखोगे कभी गलती नहीं करोगे। PKT पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल, 2x माइनस x और x। ओके, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। एज आई सेड अर्लियर कि पूछता ही पूछता है। अब लास्ट लाइन बोल रहा है बामर 4, लास्ट लाइन में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो जो बामर के लिए आया वो 4/r हो गया। फिर कहता है लाइमन सीरीज का बताओ। सो 1 अपॉन लैम्बडा l इज इक्वल टू r। लाइमन के लिए तो यहाँ पे 1 ही होता है, सो ये आपका हो जाएगा बच्चा 1 अपॉन में r। तो लैम्बडा b लैम्बडा l 4/r इंटू 1 एंड देन ये कट गया। सो हमें ये चाहिए लैम्बडा बाई 4। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, अच्छा बामर टू दिस, तो आ गया 4 आ गया, 4:1 यानी कि 4। let's get entry into the nucleus topic, nucleus chapter। almost we are end of this super amazing 30 chapters का concept। रेडियो एक्टिव डीके एंड बाइंडिंग एनर्जी। देखिए डीके के अंदर बच्चा 3 इक्वेशन बताऊंगा जो सबसे काम के, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। दैट इज n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t, पहला। दूसरा n अपॉन n0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर में n, वेर जहां पे n इक्वल्स टू t/t हाफ। ठीक है। तीसरा बच्चा लोग, ये जो t है वो टाइम है, t हाफ आपका हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो है 0.693 अपॉन में लैम्बडा, और जो मीन लाइफ है उसका है 1 अपॉन लैम्बडा। दिस इज मीन लाइफ, एवरेज लाइफ इसे कहते हैं, एंड दिस इज हाफ लाइफ। ये 4 इक्वेशन से क्वेश्चन आपको गारंटेड, इसके बाहर का कुछ नहीं। अगर आपको ये याद हो जाए सवाल आप ऐसे बनाओगे। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा एम इंटू 931.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज करने का। अब ये डेल्टा एम क्या है? इसको मास डिफेक्ट बोलता, इसको थोड़ा ठीक से लिखता तो मास डिफेक्ट निकालने के लिए ZMP प्लस NMN माइनस में कैपिटल M करता तो तुम्हारा आंसर आ जाता। अभी ये जो वैल्यू है उसको 931.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करता तो तुम्हारा आंसर आता। चलिए
ये सवाल देखिए, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डिके इन दी सीक्वेंस ZXE से Z-1 हुआ। तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पर एक पॉजिट्रॉन छोड़ने का, क्यों? क्योंकि पॉजिट्रॉन का मतलब होता है बच्चों 1E0, तो 1 + 1 Z हो जाएगा, और इसका जो A है A + 0 वो A ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है ना। तो Z-1 को बैलेंस करने के लिए E+ का होना बहुत जरूरी है, दैट इज बीटा प्लस। E+ एक ही होता है, पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको। आगे करना ही नहीं है, आगे मैं करूंगा ही नहीं, उसका रीजन है टाइम बचाऊंगा, क्योंकि यहाँ देखो किसी भी ऑप्शन के स्टार्टिंग में बीटा प्लस है ही नहीं, बीटा प्लस सिर्फ सी में है। ऑब्वियस है कि यहाँ पर सी ही मेरा आंसर है। चलो, व्हाट हैपेंस टू द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हेन इट एमिट्स द गामा रेडिएशन? तीन तरह के रेडिएशन होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और तीसरा होता है गामा। अल्फा जब होता है तो 2He4 बाहर निकलता है, यानी Z2 जितना घट जाता है और A4 जितना घटता है, 2He4 अल्फा। बीटा में -1E0 है और +1E0 भी होता है, तो एक बार Z घटता भी, एक बार Z बढ़ता भी है। लेकिन गामा किसी तरह का पार्टिकल नहीं है, तो गामा के अंदर ना तो A में कोई चेंजेस होगा, ना ही तो Z में कोई चेंजेस होगा। इसका मतलब है Z और A एज इट इज रहते हैं। तो आपका आंसर आएगा मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन नंबर बी। A nucleus with mass number of 240 breaks into 2 fragments. तो 240 जो है बच्चा दो चीजों में टूटा, each 120, ये 120 और 120 क्या है उसके मास नंबर है। The binding energy per nucleus of unfragmented nucleus is 7.6, इसका 7.6 है, while that of fragmented is 8.5। देखिए इसका 8.5 है, इसका 8.5 है ना। और पर न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी होती है बाबू, वो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में ए होता है। तो अगर मेरे को EB चाहिए तो आई हैव टू मल्टीप्लाई मास नंबर विद दिस पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। ये रहा ना पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। सो सिंपल, हमें इसमें से इसको माइनस करना है। ये मास नंबर है एज पर दिस इक्वेशन, और ये बाइंडिंग एनर्जी है। तो 2 × 120 × 8.5 बिकॉज दे आर 2, ये 2 है, इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, इट इज गोइंग टू बी माइनस 7.6 × 240, ठीक है ना। तो 85 के बटे में 10 करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, तो 24 × 85 माइनस यहाँ से 10 कट जाएगा, 76 × 24। कैलकुलेशन है बच्चा, डू इट। द आंसर वुड बी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्टेज। नेक्स्ट, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस। तो 0.5 mc² होता है ना, तो m ग्राम है तो 10⁻³ c² 9 × 10⁻16। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आता है 4.5 × 10⁻13 जूल। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं। Finally, the last chapter of the class, that is all about semiconductor. यहाँ सीखेंगे लॉजिक गेट, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑल द थियरी। तो सबसे पहले लॉजिक गेट। यार लॉजिक गेट में कुल मिलाकर के 5 गेट है। सबसे पहले और गेट, कोलगेट नहीं, और गेट। तो और गेट का डायग्राम आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए। ये और गेट होता है, इनपुट A और B है तो आउटपुट इसका A + B होगा, इसको बुलियन इक्वेशन बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एंड गेट। एंड गेट में सिंबल D जैसा होता है, और एंड है तो D जैसा सिंबल है, इसे याद रखने के लिए D A.B। नंबर 3 पर आता है बच्चा नॉट गेट, और नॉट गेट के लिए यहां जो भी सिग्नल है ये आपका रिवर्ट हो जाता है A बार। नंबर 4 पर होता है नैंड गेट, तो ये आपका हुआ A.B का बार। नंबर लास्ट, नंबर 5 नॉर गेट। तो नॉर गेट में और गेट जैसे सिंबल आगे सर्कल लगा दीजिए, ये A, ये B,
ये ए प्लस बी का बार। तो कुल मिलाकर के लॉजिक गेट के आपको डायग्राम, बुलियन इक्वेशन याद रखते हैं। साथ साथ में बच्चा लोग ये 2 इक्वेशन याद रखो, इसको बोलते हैं दी मॉर्गन्स लॉ। ए प्लस बी का बार दिखे सो वी कैन राइट ए बार डॉट बी बार, और अगर हमें ए डॉट बी का बार दिखे तो वी कैन राइट ए बार प्लस बी बार। सिंपल भाषा में याद रखने के लिए प्लस है तो डॉट बनेगा बार बार, डॉट है तो प्लस बनेगा बार बार, डॉट है तो प्लस बनेगा बार बार, प्लस है तो डॉट बनेगा बार बार। चलिए नेक्स्ट आता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की कहानी। तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से बनता है, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर, ये आपका एमिटर। बेस एमिटर के बीच का जो वोल्टेज होता है वो आपका इनपुट माना जाता है, कलेक्टर एमिटर के बीच का जो वोल्टेज होता है बच्चा वो आपका आउटपुट माना जाता है। इनपुट करंट आपकी है IB और आउटपुट करंट है आप लोगों की IC। क्योंकि ये कॉमन एमीटर है तो एमीटर इस तरीके से चला जाता है। कुल मिलाकर के इसमें 4 से 5 इक्वेशंस हैं जो मैं आपको बताता हूँ, उन्हें याद रखिए। सबसे पहले इनपुट रेजिस्टेंस। खुद सोचो रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का मतलब वोल्टेज अपॉन में करंट। तो वोल्टेज क्या हुआ, डेल्टा VBE अपॉन में डेल्टा IB। फिर नंबर 2 आउटपुट रेजिस्टेंस कौन है, C और E के बीच का, और करंट कौन है, IC। तीसरे नंबर पर होता है करंट गेन जिसे बीटा कहते हैं, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, तो डेल्टा IC अपॉन में डेल्टा IB। नंबर 4 ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस का मतलब होता है डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VBE, यानी आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, IC अपॉन VBE। नंबर 5 वोल्टेज गेन GM इंटू RL, एंड नंबर 6 पावर गेन माइनस GM इंटू RL होता है, GM RL इंटू बीटा। तो GM क्या था, ट्रांसकंडक्टेंस है। तो ये कुल मिलाकर के 6 इक्वेशंस है जो आपके काम के हैं। इसके अलावा ट्रांजिस्टर ये सेमीकंडक्टर के अंदर जो इक्वेशंस आते हैं वो होता है NI का स्क्वायर इज इक्वल टू NE इंटू NH, जहाँ पे NI क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेंसिटी, NE है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, NH है नंबर डेंसिटी ऑफ होल, NH। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक 2 तरीके की होती है, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चा और एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, मीन जिस ग्राफ है, एंड दिस ग्राफ इज ऑफ IB वर्सेस VBE। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ है वो इस तरीके से रहता है, दिस इज IC वर्सेस VCE, दिस इज IB वर्सेस VBE। बोले तो इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट एंड देन आउटपुट वोल्टेज। थियरी में हमें क्या याद रखना है वो पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। PN जंक्शन डायोड, P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, then we have forward bias and reverse bias। चलिए सबसे पहले PN जंक्शन डायोड। तो PN जंक्शन डायोड में हमेशा डेप्लेशन लेयर बनेगा। डेप्लेशन लेयर जब बनता है तो वहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर सेट होता है, ये आपका P और ये आपका N, ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड। याद रखिएगा इसके अंदर बच्चा लोग कि जब भी हम इम्प्यूरिटी को कम करेंगे तो इम्प्यूरिटी को कम करने पर जो रिपल्सिव फोर्स है वो घट जाएगा। जो आपका N टाइप सेमीकंडक्टर और P टाइप सेमीकंडक्टर है, बहुत डिटेल में अगर आपको लेक्चर पढ़ना है, बोर्ड की तैयारी आप मुझसे कर चुके हैं, वहाँ भी एक्सप्लेन किया हूँ। सिंपल अगर आप सर्च भी करेंगे सेमीकंडक्टर बाय SSP सर, यू विल गेट द वीडियोस, बहुत अमेजिंग लेक्चर्स हैं मेरे। लेकिन यहाँ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ जो आपके काम की चीज़ है, जो आपको याद रखना है। तो होता यह है कि जब इम्प्यूरिटीज़ कम होता है तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स कम लगता है, इसीलिए क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स कम बैठेगा। देखिए ये आपका P, ये आपका N। सपोज कर लो पहले यहाँ 2 होल थे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे,
3 कर लो, चलो 4 कर लो। अब 2 में गायब कर दूं, या मैं इसके अंदर 2 और ऐड कर दूं। जब हम 2 और ऐड कर लेंगे तो ये तो ऐसे श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इम्प्योरिटी के बढ़ने पर ये घटता है, और इम्प्योरिटी के घटने पर ये बढ़ जाता है। कौन? डेप्लेशन लेयर। यहाँ पर होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट रहती है पी एन जंक्शन डायोड के केस में। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? ट्राईवैलेंट। और इसको बनाने के लिए क्या मिलाना पड़ता है? पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट बनाते वक्त हमें पता है कि इसके अंदर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होती है और इसके अंदर डोनर इम्प्योरिटीज होती है। बच्चा इनके ग्राफ याद रखिए, डायग्राम याद रखिए। ये आपके एनर्जी बैंड डायग्राम्स हैं, ये आपका कंडक्शन, ये आपका बैलेंस। अगर सी के ठीक नीचे डोनर है तो ये आपका किसके लिए है? ये डोनर आपका किसके लिए आता है? डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर नीचे आ जाए तो इसका क्या मतलब है? कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसके साथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की कहानी में छोटी छोटी बातें याद रखिए कि फॉरवर्ड बायस तभी बनता है जब हम बैटरी के पी को प्लस लगाते हैं और बैटरी के एन को क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। तभी पी को प्लस और एन को माइनस दोगे, नेगेटिव दोगे, तो वो फॉरवर्ड बायस है। और रिवर्स में ठीक उल्टा है, पी को आप माइनस दीजिए और एन को आप क्या दीजिए? प्लस दीजिए, तब जाकर के रिवर्स बायस होगा, अदरवाइज वो फॉरवर्ड बायस ही रहेगा। चलो, तो यहाँ पर सारी थियरी भी ये डिटेल में थोड़ा आप पढ़िएगा बहुत अच्छे से। मैंने आपको क्विक रिवाइज करवाया है और ये वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। आप खाली लिखना सेमीकंडक्टर बाय एसएसपी सर। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टीज फॉर दैट प्लीज़ कमेंट करना, टीम आप तक जरूर पहुंचेगी। सवाल देखिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही पी टाइप में होल का कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है कंपैरिजन टू होल, क्योंकि होल की मोबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो जिसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है वो आसानी से करंट को बना सकता है, इसीलिए करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी गुड कंपैरिजन टू करंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो आपका आंसर है वो है करंट इन एन टाइप मस्ट बी ग्रेटर दैन करंट इन पी टाइप, ऑप्शन नंबर सी। इसे देखिए, अब ऐसे देखिए ऐसे क्वेश्चन को बच्चे बहुत डर जाते हैं, पर बहुत आसान है। इसके कलेक्टर पर जो वोल्टेज है वो इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, आईसी पूछ रहा है, तो वी बाई आर 1/100 0.01, यानी कि 0.01, तो 1 × 10⁻², 0.1 मिली एम्पियर। ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन सी। यहाँ 0.8 है। देखिए सवाल के हिसाब से जाएंगे तो अलग, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। इन्होंने 0.8 वोल्टेज लेके सॉल्व किया, तो 1 मिलियन आ रहा है, मिलियन बोल रहा हूँ, 1 मिली एम्पियर आ रहा है, अदरवाइज 0.1 ही है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? कहता है कि पहले ए बी सी तीनों ही 0 है। चलिए, तो इसे 0 कर देते हैं, तो 0 × 0, बिकॉज ये आपका एंड गेट है तो ये आपका 0 रहेगा। ये भी 0 है, तो 0, ये डॉट है ना, तो 0 × 0 का बार, तो 1। तो जब आपका 0 है तो पहले 1 आ रहा है, तो 1 वाला ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा चेक करते हैं, 1 1 1, तो 1 × 1 1, 1 × 1 का उल्टा 0, तो आपका 1 × 0 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है, 1 × 1 हो ही नहीं सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनके इनपुट पूछ रहा है, तो यहाँ तो सीधा सीधा ए आ जा रहा है, ये आपका बी बार आ जा रहा है, ये आपका हुआ ए डॉट बी का बार, ये है बच्चा लोग आपका ए बार, ये है बी, तो दिस इज ए बार डॉट बी, ये आपका होगा ए डॉट बी का बार प्लस ए बार एंड देन डॉट में बी। ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके अंदर आपको ब्लॉक डायग्राम, मॉड्यूलेशन और ये सारी चीज़ें करनी है। ये चैप्टर अभी हाल ही में हमने पढ़ा है आपको, तो मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में, क्रिस्प में, एकदम बढ़िया तरीके से। वेव प्रोपेगेशन इन ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले वेव प्रोपेगेशन 3 तरह का होता है। एक होता है ग्राउंड वेव,
एक होता है स्काई वेव और तीसरा होता है स्पेस वेव। इनमें से ये सबसे खास है, स्काई और ग्राउंड में कहानी है, ध्यान से सुन लीजिए। ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन हमें कुछ किलो हर्ट्ज से कुछ मेगा हर्ट्ज, 2 मेगा हर्ट्ज तक के, तो फ्यू किलो हर्ट्ज से लेकर के 2 मेगा हर्ट्ज तक के सिग्नल को अगर मुझे ट्रांसमिट करना है, देन आई विल यूज ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन। ग्राउंड वेव प्रोपिगेशन का एडवांटेज सिर्फ इतना है कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जब हमें ट्रांसमिट करना होता है सिटी टू सिटी, तब हम इसका यूज करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ज़्यादा ट्रांसमिट करने जाएंगे हाई फ्रीक्वेंसी का तो ग्राउंड है ना, तो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाएगी, जो कि आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगी। और अगर हम बात करते हैं स्काई वेव प्रोपिगेशन की, तो स्काई वेव प्रोपिगेशन में जो मेथड यूज होता है वो आयनोस्फीयर का होता है, यानी धरती माता के सरफेस से लगभग 60 से 300 किलोमीटर के रेंज में एक ऐसे लेयर्स आते हैं जहां पर सन क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को आयनाइज्ड कर देता है। तो यहाँ से टाटा स्काई, एयरटेल आसमान में छोड़ते हैं रेज, फिर वो टकरा करके सिटी के दूसरे बाहर जगह तक पहुँचते हैं। लेकिन इसका भी डिसएडवांटेज है कि 2 मेगाहर्ट्ज से सिर्फ 30 मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए स्काई वेव लगाते हैं। अब 30 मेगाहर्ट्ज से ऊपर के सिग्नल को यूज़ करने के लिए हमें स्पेस वेव कम्युनिकेशन यूज़ करना पड़ता है। और स्पेस वेव में क्या, लाइन ऑफ साइट होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर टावर होता है, ट्रांसमीटर से जो भी सिग्नल जाएगा वो ऐसे एकदम डिट्टो इधर पहुँचेगा धरती माता के दूसरे सरफेस तक, रिसीवर तक। ये है आपका ट्रांसमीटर। इसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रिसीविंग एंटीना होता है। बहुत डिटेल में वन शॉट में पढ़ा है बच्चा, अगर जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, बिकॉज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से ये बहुत समय से गायब हो चुका है, लेकिन आपके सिलेबस में है, खास करके सीयूईटी में और जेईई मेंस में, तो इन्हें पढ़ना बहुत अच्छी बात है। और पढ़ने के लिए आपको वन शॉट वीडियो देखना, अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ जहाँ से जितना आपके काम का चीज़ आएगा। तो जो डी का फॉर्मूला है 1/2HTR है, जो DR का फॉर्मूला है वो 2HRR है। जो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमिटिंग और रिसीवर एंटीना के बीच की डिस्टेंस है वो तो सीधा सीधा आपका DT प्लस में DR हो गया। तो ये है आपका वेव प्रोपिगेशन। एंड अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन की, तो 4 चीज़ें इसमें मेन होती है। एक होता है ट्रांसमीटर जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, एक होता है चैनल जिसके थ्रू सिग्नल पहुंचता है, ट्रांसमिशन चैनल, और तीसरा होता है बच्चा लोग रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव करता है। और ट्रांसमिशन चैनल के बीच में ही ऐड होता है नॉइस, ये इसमें ऐड हो जाता है। देखिए ट्रांसमीटर के अंदर 2 काम होता है, एक होता है एम्प्लीफिकेशन और दूसरा होता है मॉड्यूलेशन। यानी सबसे पहले जो वेव्स आती है ना, साउंड वेव या लाइट वेव, जिसे हमें सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है, तो ट्रांसमीटर के अंदर एक मशीन होती है जिसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं, जैसे माइक्रोफोन है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सीधा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यहाँ स्टोर हो रहा है, आप तक पहुँच रहा है यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू। तो ये जो ट्रांसड्यूसर है वो माइक्रोफोन है, वो सिग्नल को चेंज कर रहा है, वेव्स को जो मैं बोल रहा हूँ वो माइक के थ्रू यहाँ से आप तक पहुँच रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। समझ गए? तो पहले ट्रांसमीटर के अंदर ये 2 प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद सिग्नल छोड़ा जाता है। अब सिग्नल कैसे रिसीवर तक पहुँच रहा है, तो केबल के थ्रू पहुँच सकता है, जैसे पहले टेलीफोन के केबल होते थे, कोएक्सियल केबल होता है, 2 वायर लाइन होते हैं, फ्री स्पेस होता है, ये आपके ट्रांसमिशन चैनल। फिर रिसीवर तक वो सिग्नल पहुंचा, लेकिन रिसीवर में ओरिजिनल सिग्नल नहीं पहुंच रही, वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंच रही है, ऊपर से एम्पलीफाइड है, मॉड्यूलेटेड है। मॉड्यूलेशन का मतलब लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देना। अगर लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो मॉड्यूलेशन कहते हैं। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा जो मैं वन शॉट की बात कर रहा हूँ आपके सीयूईटी के लिए। तो रिसीवर में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं खास, एक एकदम सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहे हैं इसको। एक होता है पिक्चर ट्यूब और एक होता है बाबू लाउड स्पीकर। ऐसे समझिए जैसे आपका टीवी है, तो टीवी का जो लाउड स्पीकर है वो तो सिर्फ साउंड को दे रहा है ना, और जो स्क्रीन है पिक्चर ट्यूब वो आपको लाइट वेव दे रहा है। यस और नो? आंसर इज यस सर। तो रिसीवर में एक सेपरेटर सर्किट होता है जो आने वाले साउंड वेव के सिग्नल को लाउड स्पीकर के थ्रू भेज देता है, आप सुन लेते हो साउंड, और जो इमेजेस बनती है वो पिक्चर ट्यूब दिखाता है, लाइट वेव आप तक पहुंच रही है। तो कुछ इस तरीके से सिग्नल
ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन चैनल से पहुंचते हुए रिसीवर तक पहुंचता है। लेकिन जब वो अपनी ये यात्रा कर रहा होता है उसी वक्त एक परेशानी वाली चीज़ भी सामने आती है और वो है नॉइस। आपने देखा होगा टाटा स्काई कभी आप यूज़ कर रहे हैं, बाहरी बारिश हो रही, बिजली चमक रही है, तो योर सिग्नल इज़ नॉट गुड, कृपया करके सेटअप बॉक्स को बंद रखें, चलाएं। तो एक होता है आर्टिफिशियल नॉइस और एक होता है ह्यूमन मैन मेड नॉइस। बहुत साल पहले जब शक्तिमान करके सीरियल दूरदर्शन पर आता था, एंटीना लगे रहते थे, तो जरा सा भी किसी का बुलेट स्टार्ट हो जाए, स्कूटर स्टार्ट हो जाए, बिजली कड़क जाए, तो क्या होता था, जो इमेजेस आते थे एंटीना के थ्रू, जो कैच होता था, रिसीवर कैच करता था, वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, है ना। तो नॉइस जो होता है वो एक अनवांटेड सिग्नल है जो हमारे ट्रांसमिशन चैनल में ऐड हो जाता है। खास करके परेशानी फ्री स्पेस वाले सिग्नल में होती है। खैर अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल यूज़ किए जा रहे हैं। तीसरा वाला स्पेस वेव प्रोपेगेशन, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक प्रबल होती है सिग्नल की कि अगर यहाँ से नॉइस आए भी तो उस नॉइस को बोलता है भाग यहाँ से, क्योंकि मैं तो इतना हाई फ्रीक्वेंसी का हूँ, तेरे फ्रीक्वेंसी से कुछ नहीं होगा। लाउड स्पीकर या डीजे बजता है, वहाँ पर आप कुछ बोलते हैं, आपके बोलने का कोई मतलब निकलता है नहीं। क्यों? क्योंकि डीजे से निकलने वाली जो साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पिच इतनी हाई है कि आप कुछ भी बोलेंगे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस वॉइस में आपकी वॉइस बेकार दब जाएगी। तो जो डीजे से निकलने वाला सिग्नल है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप कितना नॉइस दे रहे हो। वो आज की मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के हिसाब से बात कर रहा हूँ। खैर ये तो हमारी ओल्ड सिस्टम थी जिसे आपकी किताबों के अंदर दिया था, और ये अपने आप में एक महान फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रह चुका हूँ बच्चा, तो मैंने 4 साल इसी पर काम करा है, इसी पर पढ़ाई करी है। तो ये आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, बट 12वीं में इंटरेस्ट जगाने के लिए चैप्टर में इतना ही दिया जाता है ज्ञान कि बच्चों को इंटरेस्ट है, अच्छा कम्युनिकेशन ऐसा होता है, ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल ऐसे जाती है ना। चलिए, तो अब इनके यहाँ पर हमने कर लिए हैं सारे पॉइंट्स क्लियर। अब आपसे मुलाकात होगी बच्चा लोग अगले क्लास के अंदर। तो ये होता है आपका सुपर इम्पोर्टेंट 30 टॉपिक्स, जो कि आज के 4-5 दिन पहले मैंने टॉपिक डाला था और आप बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर हमें ये सारे टॉपिक्स आपसे सीखने हैं। तो सिर्फ टॉपिक नहीं, टॉपिक के साथ आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दिया हमने। ये जो भी मैंने पढ़ाया बच्चा लोग, ये आपको टेलीग्राम के अंदर नोट्स मिल जाएगा। सो टेलीग्राम, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आप हमारे इस चैनल को और इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको करियर से रिलेटेड, यहाँ पर ज्ञान फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर बॉम्ब। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।